चैप्टर 14। शेखावत हवेली में इस वक्त गांव का हर शख्स मौजूद था। बूढ़े हो या जवान, बड़े हो या बच्चे, मर्द हो या औरत, सभी मौजूद थे। सभी हवेली की चाक चौबंद व्यवस्था को देख रहे थे। बच्चों के लिए तो ये एक सपना जैसा था सब कुछ। इतनी बड़ी हवेली भी होती है क्या? सभी खाने पीने में व्यस्त थे। जमींदार जी अपने खास मेहमानों से बात कर रहे थे। तभी तमन्ना सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे आ जाती है तो सभी उसे ही देखने लगते हैं। तमन्ना नीचे आकर जमींदार जी के पास चली जाती है। जमींदार जी उसे अपने कुछ खास मेहमानों से मिलवाते हैं। तमन्ना इन सबसे बोर हो जाती है तो वो अर्पण के पास चली जाती है। अर्पण के पास पहुंचकर वो बातें करने लगती है। अर्पण उसे कुछ बताता है तो उसे हंसी आ जाती है। जमींदार जी उन दोनों को बातें करते हुए देखते रहते हैं और कुछ सोचने लगते हैं। क्या सोचन लाग रहे हो जमींदार जी? तेज सिंह की आवाज से वो अपनी सोच से बाहर निकले। बस यही बात कि अर्पण और तमन्ना दोनों ही बचपन से साथ रहे हैं, हमेशा से। क्यों ना उनका ये साथ जिंदगी भर के लिए हो जाए, सुशील जी ने कहा तो तेज सिंह हैरानी से उन्हें ही देखने लगे। ऐसा कैसे हो सके से जमींदार जी? तेज सिंह ने आपत्ति जताई। उसके दिमाग में कुछ उधेड़बुन सी चल रही थी। क्यों नहीं हो सकता है मुखिया जी? सुशील शेखावत ने कारण जानना चाहा। हम अच्छी तरह जानो हो कि हम दोनों के परिवार और हैसियत में कितना अंतर से, तेज सिंह ने मन में कुछ सोचते हुए वजह बताई। तेज सिंह, ये बात तुम भी बहुत अच्छे से जानते हो कि मैं हैसियत को कभी कुछ नहीं मानता, और जहाँ तक परिवार की बात है तो तमन्ना को तुम भी अच्छे से जानते हो, और तुम्हारी बिंदनी भी। तमन्ना मुझे हमेशा से उसके बारे में बताती रहती है कि वो तमन्ना का कितना ख्याल रखती है, बिल्कुल एक माँ की तरह। तमन्ना की माँ बचपन में ही गुजर गई थी जब वो 8 साल की थी। तब से डाबरी ने ही उसे संभाला और एक माँ का प्यार दिया। सुशील जी भावुक हो गए। मैं चाहता हूँ कि तमन्ना जहाँ भी रहे खुश रहे। वो तुम्हारे परिवार में बहुत खुश रहेगी अर्पण के साथ। अर्पण भी अच्छा लड़का है, मेरे सामने ही बड़ा हुआ है वो तमन्ना के साथ। दोनों ही एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं और समझते हैं। इससे बढ़कर और क्या चाहिए हमें? तमन्ना इसी गांव में रहेगी तो मुझे भी सुकून मिलेगा, और मेरी आंखों को भी उसे अपने सामने देखकर, सुशील जी ने तेज सिंह को समझाया। बात तो थारी चोखी से जमींदार सा, पर वो कुछ बोलने को हुए मगर फिर कुछ सोचकर चुप हो गए। पर क्या तेज सिंह? कौन सी बात तुम्हें परेशान कर रही है? सुशील जी ने पूछा। तमन्ना ने ये रिश्ता मंजूर होगा के? यही बात मने परेशान कर रही से, तेज सिंह ने बहाना बनाया। क्यों नहीं मंजूर होगा, और वैसे भी उसने मुझसे खुद कहा है कि मैं हूँ उसके बारे में सोचने के लिए, तो मेरा यही मानना है कि वो अर्पण के साथ खुश रहेगी। देखो ना, दोनों साथ में कितने खुश लग रहे हैं। जमींदार ने तमन्ना और अर्पण की तरफ इशारा किया तो तेज सिंह उसी तरफ देखने लगा। तो क्या सोचा तेज सिंह? जमींदार ने पूछा। जैसा थारे को ठीक लागे जमींदार सा, उन्होंने हार मानते हुए कहा। जमींदार ने खुश होकर उन्हें गले से लगा लिया। आज मैं बहुत खुश हूँ तेज सिंह। तुमने तो मुझे दुनिया की सारी खुशियां ही दे दी। तेज सिंह फीका सा मुस्कुराए। चलो सबके सामने आज ही दोनों की सगाई कर देते हैं। मौका भी है, दस्तूर भी है, पार्टी भी, और गांव के सारे लोग भी, कहकर वो मुखिया को अपने साथ एक कोने में ले गए। खुद जमींदार जी मुखिया के साथ खड़े हो गए तो सभी उन्हीं की तरफ देखने लगे। आप सभी गांव वालों और खास मेहमानों का इस पार्टी में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत खुशी है कि आप सब मेरी खुशी में शामिल हुए। ये पार्टी मैंने अपनी बेटी तमन्ना के आने की खुशी में रखी थी, जो अपनी पढ़ाई पूरी करके मुंबई से आई है फैशन डिजाइनिंग की। इसके यहाँ आने से इस हवेली में मानो जान सी आ गई हो। मगर इस हवेली की जान अब कुछ ही समय तक है। सुशील जी के इतना कहते ही सब उनकी तरफ सवालिया नजरों से देखने लगे। वहीं अर्पण के साथ खड़ी तमन्ना भी हैरान थी अपने पापा की कही बातों से, क्योंकि अब वो किसी और के घर की जान बन जाएगी। मुखिया जी और मैंने फैसला लिया है तमन्ना और अर्पण की सगाई करने का, और वो भी आज इसी वक्त। उनके चेहरे पर खुशी साफ देखी जा सकती थी। सुशील जी की बात सुनते ही पूरा कमरा तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। वहीं तमन्ना बिना किसी भाव के उन्हें ही देखती रही। अर्पण भी इस खबर से हैरानी की स्थिति में था। तमन्ना उसी समय अपने पापा के पास पहुंच गई और उसके पीछे ही अर्पण भी था। पापा, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, तमन्ना ने उन्हें बताया। अभी नहीं बेटा, अभी सभी यहाँ पर है। पहले सगाई कर ले और मेहमानों को देख ले, तब हम आराम से बैठकर बात करेंगे।
ठीक है। उन्होंने उसके चेहरे पर हाथ रखा और मुखिया जी के साथ बात करने लगे। तमन्ना ने दया भरी नजरों से अर्पण की तरफ देखा, मगर वो भी खुद ही परेशान था कि ये अचानक से क्या हो गया। उसने भी मुखिया जी से बात करनी चाहिए, मगर कोई बात नहीं बनी। थोड़ी देर बाद ही मुंशी जमींदार जी के पास आए और उनके हाथ में एक थाली थी जिसमें 2 छोटे से बॉक्स रखे हुए थे। उन्होंने तमन्ना और अर्पण को अपने सामने बुलाया और एक दूसरे को अंगूठी पहनाने को बोला। दोनों को ना चाहते हुए भी सबके सामने एक दूसरे को अंगूठी पहनानी पड़ी। अर्पण साफ तमन्ना के चेहरे पर उदासी देख पा रहा था, मगर वो अभी कुछ नहीं कर सकता था। चैप्टर 15। कुछ परेशान लग रहा है तू? मेजर साहिल ने पूछा कैप्टन अर्जुन से। वो दोनों अपने ऑपरेशन को सफल बनाने के लिए कुछ प्लानिंग कर रहे थे, मगर अर्जुन का ध्यान उसकी बातों पर नहीं था। जब साहिल ने उसे अपने ही ख्यालों में गुम देखा तो उससे पूछ ही लिया, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुझे बताऊं या नहीं, और बताऊं भी तो कैसे बताऊं? अर्जुन ने अपनी कश्मकश जाहिर की। तेरी मर्जी, तू बताना चाहता है तो ठीक है, वरना मत बता, और हाँ मुंह से बता अपने, अगर बताना है तो। साहिल ने उसे सीधा जवाब दिया तो अर्जुन अपनी दोनों आंखों की आईब्रो को सिकोड़कर उसे ही देखने लगा। फिर कुछ देर बाद उसने अपना फोन निकाला और साहिल की तरफ बढ़ा दिया। साहिल ने बिना किसी दिलचस्पी के फोन को उठाया और उसे देखने लगा, जिसे देखकर उसके चेहरे के एक्सप्रेशन पल पल बदलने लगे। फिर उसकी आंखों में एक खुशी की चमक सी आ गई। क्या जो मैं देखूं वो सच है? साहिल ने अर्जुन की आंखों में देखते हुए पूछा तो उसने सहमति से अपनी गर्दन हिला दी। ऐसा कैसे हो सकता है भला? जरूर इसके पीछे कोई बहुत बड़ी बात है जो हम सबसे छुपाई गई है, मगर पहले हमें ये पता लगाना होगा कि ये वो ही है या नहीं। साहिल और अर्जुन का दिमाग अब तेज चलने लगा था। पापा, आप कैसे मेरा रिश्ता तय कर सकते हैं? मुझसे बिना पूछे हुए तमन्ना सुशील जी से बेहद नाराज थी। इसमें पूछना क्या है तमन्ना? तुम और अर्पण एक दूसरे को बचपन से जानते हो तो एतराज क्या है तुम्हें? सुशील जी ने पूछा। वो तमन्ना के गुस्से की वजह नहीं समझ पा रहे थे। हाँ, हम जानते हैं एक दूसरे को अच्छे से, मगर इसका मतलब ये नहीं कि मैं उससे शादी कर लूं, तमन्ना ने जवाब दिया। क्या तुम किसी से प्यार करती हो? सुशील जी ने आखिर वो सवाल पूछ ही लिया जो उनके दिमाग में चल रहा था। नहीं पापा, मैं नहीं करती। मगर मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, तमन्ना ने अपना जवाब दिया। फिर क्या करना चाहती हो तुम? सुशील जी उसके मन को टटोल रहे थे। पापा, मैं गांव वालों के लिए कुछ करना चाहती हूँ, यहाँ की महिलाओं और लड़कियों के लिए। यहाँ के हुनर को बाहर विदेशों में ले जाना चाहती हूँ मैंने शादी के बारे में तो सपने में भी नहीं सोचा था, उसने अपनी दिल की बात कही। वो तो तुम अर्पण के साथ रहकर भी कर सकती हो गांव के लिए। वो तुम्हें कभी भी मना नहीं करेगा और मेरा भी तुम्हें पूरा सहयोग रहेगा। मुखिया जी और उनकी पत्नी को तो तुम जानती ही हो बचपन से। मैंने ये रिश्ता इसलिए तय किया था कि तुम मेरी आंखों के सामने रहोगी हमेशा इसी बहाने, और अर्पण का परिवार भी अच्छा है, सुशील जी ने बताया। वो सब समझती हूँ मैं पापा, मगर शादी नहीं करना चाहती मैं अभी, तमन्ना ने अपनी इच्छा बताई। अभी सगाई ही हुई है। मुखिया जी से मैं बात कर लूंगा 4 से 5 साल बाद शादी के लिए। अब ठीक है, सुशील जी ने सुझाव दिया। मगर पापा, तमन्ना बोलने को हुई तो सुशील जी ने अपने हाथ से उसे चुप रहने को कहा। बस तमन्ना, तुम्हारी बात मैं कब से सुन रहा हूँ आराम से, मगर तुम कुछ सुनना ही नहीं चाहती। तुम्हारी शादी अर्पण से होगी तो बस अर्पण से ही होगी। मुझे और कोई बहस नहीं चाहिए इस बात पर। ज्यादा से ज्यादा मैं शादी को 5 साल तक टाल सकता हूँ, सिर्फ तुम्हारे कहने पर। मैंने पहले भी कहा था कि मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं, उन्हें तोड़ना मत कभी। आज फिर से तुम्हें याद दिला देता हूँ, तुम राजकुमारी हो शेखावत खानदान की। हमारे पूरे खानदान की इज्जत अब तुम्हारे हाथों में है। इतने सालों में जो मैंने इज्जत कमाई है उसे तुम अपनी खुशियों के लिए गवा मत देना, उन्होंने गंभीरता से कहा और वहां से गुस्से में चले गए। तमन्ना कुछ देर तो मूर्ति की तरह वही खड़ी रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये अचानक से क्या हो गया। जब कुछ समझ नहीं आया तो अपने कमरे की तरफ चली गई और आईने के सामने बैठ गई। उसने अपने कमरे को अच्छी तरह से देखा, जहां उसकी जरूरतों का सारा सामान मौजूद था। सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध थी उसके कमरे में। कितनी उपहास की बात है, ना सब कुछ मौजूद होते हुए भी मैं अपने मन की नहीं कर सकती। कितनी ही लड़कियों का सपना होता है ऐसी ऐशो आराम की जिंदगी जीना, मगर जिनके पास ये सब होता है उन्हें ही पता होता है कि इसकी भी कीमत होती है जो उन्हें अपनी ख्वाहिशों को दफन कर चुकानी पड़ती है।
औरतों के लिए ये समाज और दुनिया कभी नहीं बदल सकता, चाहे वो कितना भी पढ़ लिख ले। अपने मन का नहीं कर सकती खुल के। उसे हमेशा किसी ना किसी के सामने झुकना पड़ता ही है, जैसे आज मुझे झुकना पड़ रहा है। उसकी आंखों से ना चाहते हुए भी आंसू टपक पड़े। बापू, मुझे ये शादी नहीं करनी, उसने अपना फैसला सुनाया। छोरे, तू बावला हो गया के? क्यों नहीं करना थारे को ब्याह? मुखिया जी ने पूछा। मैं पागल नहीं हुआ हूं, मेरा दिमाग एकदम सही है। आपने नहीं देखा, मगर मैंने तमन्ना की आंखों में इस रिश्ते को लेकर नाराजगी देखी है। वो ये शादी नहीं करना चाहती, अर्पण ने उन्हें समझाया। वो सब मने नहीं पता। जमींदार जी खुद ये रिश्ता करना चाहे से, तो जब तक वो खुद ना मना करेंगे इस ब्याह को, तब तक मैं कुछ नहीं कर सकूं। मुखिया ने अपनी मजबूरी बताई, मगर उनके अंदर तो खुशी हो रही थी अर्पण की बात सुनकर। मगर बापू, जब तमन्ना नहीं चाहती तो ये शादी कैसे हो सकती है? ना वो खुश रह पाएगी और ना मैं, अर्पण ने पूछा। छोरे, तू एक काम कर, तू तमन्ना ने मना ले ब्याह ना करन वास्ते और जमींदार से बात करन लई। बाकी सब मैं देख लूंगा, उन्होंने अर्पण को समझाया। ठीक से बापू, मैं तमन्ना से बात करूंगा इस बारे में, अर्पण ने इतना कहा और अपने कमरे में चला गया। अगर तमन्ना खुद ही मना कर दे ब्याह ना करन के लिए तो अच्छा रहेगा, वरना मने ही कुछ करना पड़ेगा ब्याह तोड़न वास्ते। तेज सिंह कुछ सोचने लगा। चैप्टर 16। मैं जानता हूं कि तुम इस रिश्ते से खुश नहीं हो। तुम अंकल से बात क्यों नहीं करती? अर्पण ने उससे पूछा। बात वहां की जाती है जहां कुछ गुंजाइश हो, तमन्ना ने इतना कहकर चुप्पी साध ली। तो तुम ऐसे ही हार मान लोगी? अर्पण ने उससे पूछा। हार मैंने कभी मानी नहीं आज तक, तमन्ना उदास हो गई। तो ये उदासी का क्या मतलब है? अर्पण उसे गौर से देख रहा था। हार नहीं मानी है, बल्कि हालात से समझौता करने की सोच रही हूँ। और वैसे भी रिश्ता किसी अनजान शख्स के साथ तो नहीं हुआ है ना। जिसके साथ हुआ है वो मुझे बचपन से जानता है। मुझे उम्मीद है कि वो मेरे सपने पूरे करने में मेरा साथ जरूर देगा। तमन्ना ने उसकी तरफ आशा भरी नजरों से देखा। तमन्ना की बातें सुनकर अर्पण के मन में लड्डू फूटने लगे। तमन्ना से प्यार तो वो पहले से ही करता था, मगर उसने कभी उसे बताया नहीं और ना ही उसे कभी पता चलने दिया। जब जमींदार जी ने उनके रिश्ते की बात सबके सामने की थी तो वो एक पल के लिए खुश हो गया था, मगर जब उसने तमन्ना का चेहरा देखा तो अपनी भावनाओं को उसने दिल के किसी कोने में दफन कर दिया। सबसे पहले उसके लिए दोस्ती का रिश्ता था, फिर प्यार का। जानता तो मैं तुम्हें बचपन से हूँ और तुम्हारे सपने पूरे करने में तुम्हारा साथ भी देता। अगर हमारा रिश्ता ना भी होता तब भी एक दोस्त के हैसियत से तुम्हारे हर एक कदम में साथ देता। मगर अब जब हम दोनों हमसफर होने वाले हैं तो मैं वादा करता हूँ तुम्हारे हर कदम में तुम्हारा साथ दूंगा। तुम्हारा सपना अब मेरा सपना होगा। उसने उसके हाथों में अपना हाथ रखा और उसे विश्वास दिलाया। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी अर्पण। बहुत सोच विचार कर मैं इस नतीजे पर पहुंची हूँ। हम दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, शायद इसलिए पापा ने ये रिश्ता करने की सोची होगी। तमन्ना ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। मुझे नहीं पता कि अंकल ने ये रिश्ता क्यों करने की सोची, मगर मैं तुम्हारी उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। उसने फिर से विश्वास दिलाने की कोशिश की। बदले में बस तमन्ना मुस्कुरा दी। पापा, मुझे बाड़मेर जाना पड़ेगा फैक्ट्री में। वहां कुछ समस्या आ गई है ऑर्डर को लेकर, तमन्ना ने सुशील जी को बताया। तुम्हारा जाना जरूरी है क्या? सुशील जी ने चिंता जताते हुआ पूछा। हाँ पापा, जाना जरूरी है, वरना मैं आपसे ना कहती। आप चिंता मत कीजिए, मैं अर्पण को अपने साथ ले जाऊंगी। वो मुस्कुराने लगी। तुम्हारी मुस्कुराहट बता रही है कि तुम्हें उसके साथ जाने में कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने उसकी मुस्कुराहट का कारण पूछा। आपत्ति कैसी पापा? जब अपने मंगेतर और होने वाली पति के साथ जा रही हूँ मैं, उसने कारण बताया तो सुशील जी उसके पास आ गए खुशी के कारण और प्यार से उसके माथे को चूम लिया। हमें बेहद खुशी है बेटा कि तुमने इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया। तुम देखना एक ना एक दिन तुम्हें जरूर एहसास होगा कि मैंने ये रिश्ता क्यों किया। मैंने जो भी किया तुम्हारी खुशी को ध्यान में रखकर किया और तुम मेरे ही सामने रहो, इसलिए। उन्होंने अपना कारण बताया रिश्ता करने के लिए। जानती हूँ पापा, मैंने भी बहुत सोचा इस बारे में, तभी इस रिश्ते को अपनाया है। क्या अब मैं जा सकती हूँ अर्पण के साथ बाड़मेर? उसने फिर से पूछा। हाँ, जा सकती हो बेटा। मैं मुंशी जी को कहकर कल के लिए कार तैयार करवा देता हूँ तुम दोनों के लिए। तुम दोनों उसमें चले जाना। वो मुंशी जी को आवाज देने लगे। नहीं पापा, आप कार रहने दीजिए, हम दोनों लोकल बस से चले जाएंगे। उसने मना करते हुए कहा।
क्यों तमन्ना? जब अपनी कार है तो फिर क्यों लोकल बस से जाना? उन्होंने पूछा। पापा, सफर का तो मजा सबके साथ ही आता है ना, तो बस से जाएंगे हम दोनों। घूमते फिरते हुए जाएंगे तो मजा आएगा, उसने उन्हें मनाते हुए कहा। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी, जैसा तुमको ठीक लगे। उन्होंने हार मान ली। थैंक यू पापा, उसने उन्हें गले लगा लिया। कल तमन्ना बाड़मेर जा रही है अर्पण के साथ, तो सब तैयार रहना। कोई भी किसी तरह की गलती नहीं होनी चाहिए, वरना अंजाम तो तुम सब जानते ही हो। और हाँ, एक बात का जरूर ख्याल रखना कि अर्पण को एक खरोंच तक भी नहीं आनी चाहिए। अगर उसे खरोंच भी आई ना, तो तुम्हारे परिवार वालों को तुम्हारे शरीर का एक टुकड़ा तक भी नहीं मिलेगा पहचानने को। समझे सब? एक खुफिया कमरे में बैठे हुए शख्स ने कहा। उसकी आवाज बहुत रौबदार और गुस्से से भरी हुई थी। उसके सामने 5 लोग खड़े थे जो नकाबपोश थे। वो सब उसी कमरे में ही थे। उनकी बस आंखें ही दिखाई दे रही थी नकाब से ढके होने के कारण, मगर उन सबको उस शख्स से एक जालिनुमा झरोखे ने अलग कर रखा था, जिसमें से वो सब उसे हल्का सा ही देख पा रहे थे और सुन पा रहे थे। जैसा आपने कहा है ठीक वैसा ही होगा। तमन्ना बाड़मेर जाएगी तो जरूर, मगर वापस नहीं आ पाएगी, उन 5 में मौजूद एक नकाबपोश आदमी ने कहा, जो ठीक बीच में खड़ा था। बातों से वो उनका सरगना लग रहा था। चैप्टर 17। बना रे बागा में झूला घाल्या। म्हारे हिवडेरी, म्हारे जिवडेरी, म्हारे मंडेरी कोयल बोले झूला छेल भंवरसा। म्हारे मंडेरी कोयल बोले झूला छेल भंवरसा। गोरी है बागा में झूला घाल्या। म्हारे हिवडेरो, म्हारे जिवडेरो, म्हारे मंडेरो मोरियो नाचे झूला जान कंवरसा। म्हारे मंडेरो मोरियो नाचे झूला जान कंवरसा। बना रे फागण री रुताई। मैं लुक छिप, मैं छुप छुप, मैं छाने छाने आई, म्हारा छेल भंवरसा। मैं छाने छाने आई, म्हारा छेल भंवरसा। गोरी है रंग गुलाबी थारो। थारे नैणासु, थारे गालासु, थारे होठासु रंग मन म्हारो म्हारी जान कंवरसा। थारा होठासु रंग मन म्हारो म्हारी जान कंवरसा। बना रे रंग में रंग जावे। जद मंडेसु, जद तंडेसु, जद मंडेसु मन मिल जावे म्हारा छेल भंवरसा। जद मंडेसु मन मिल जावे म्हारा छेल भंवरसा। गोरी है प्रीतरी डोर न टूटे। इन जन्म ने, ऊन जन्म ने, 100 जन्म में साथ न छूटे म्हारी जान कंवरसा। 100 जन्म में साथ न छूटे म्हारा छेल भंवरसा। 100 जन्म में साथ न छूटे म्हारी जान कंवरसा। अपनी गति से दौड़ती हुई रोशनमेर से बाड़मेर जा रही बस में इस वक्त राजस्थान का पारंपरिक संगीत चल रहा था। संगीत प्रेम रस से डूबा हुआ था, तो लोग भी उसे बड़े ध्यान से सुन रहे थे। अर्पण और तमन्ना भी इसी बस में आखिरी सीट में बैठे थे। जब वो बस में पहुंचे थे तो ज्यादा भीड़ होने के कारण उन्हें आगे सीट नहीं मिली, तो दोनों ही आखिरी सीट पर चले गए। तमन्ना को गाना अच्छे से समझ आ रहा था, क्योंकि मुखिया जी भी राजस्थानी भाषा ही बोलते थे ज्यादा, और उसे समझ भी आ जाती थी राजस्थानी भाषा अच्छे से। अर्पण भी गाने को ध्यान से सुन रहा था। वो इस बात से ज्यादा खुश था कि तमन्ना भी इस रिश्ते से खुश थी अब, और उसकी मर्जी भी शामिल थी। जब तमन्ना ने उसे अपने साथ बाड़मेर चलने को कहा तो वो बहुत खुश हो गया था, और वैसे भी वो दोनों बचपन से साथ ही रहते थे। होने वाला हमसफर अगर दोस्त भी हो तो जिंदगी का सफर सुहाना बन जाता है। बस अर्पण इसी वजह से फुला नहीं समा रहा था। सभी अपना कीमती सामान संभाल कर रख लो, अब मरगांव की सीमा शुरू होने वाली है। बस के कंडक्टर ने सबको आगाह किया तो बस में उथल पुथल मच गई। सभी लोग अपना सामान छिपाने लगे। यहाँ तक कि बस में लोगों के मनोरंजन के लिए बज रहा गाना भी बंद कर दिया गया। अब बस में एकदम शमशान जैसा सन्नाटा छा गया। सभी लोग अपने अपने इष्टदेव को याद करने लगे। तमन्ना और अर्पण को कुछ समझ ही नहीं रहा था, क्योंकि वो तो पहली बार सफर कर रहे थे। बस की गति भी अब धीमी हो चुकी थी पहले के मुकाबले। तभी अचानक से बस में ब्रेक लग गए और बस रुक गई। बस में मौजूद सभी लोग आगे की तरफ देखने लगे। एकदम से 4 नकाबपोश शख्स बस में आगे से घुस गए और बस को देखने लगे, जैसे किसी को ढूंढ रहे हो। अर्पण और तमन्ना भी बस के आगे ही देख रहे थे। जब उन दोनों ने नकाबपोश आदमियों को देखा तो उनकी आंखें डर से फैल गई। उन्होंने तो ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था, मतलब कि ऐसा भी होता है अब। जब उन 4 नकाबपोश आदमियों ने सारी बस को देख लिया तो सबको नीचे उतरने को कहा जल्दी जल्दी। सब डर के कारण नीचे उतरने लगे। आखिरी सीट में बैठे होने की वजह से तमन्ना और अर्पण सबसे लास्ट में उतरे। सबको लाइन से खड़ा कर दिया गया, आदमियों को अलग और औरतों को अलग। अर्पण तमन्ना के ठीक सामने ही खड़ा था लास्ट में होने की वजह से। सभी औरतें अपने सोने के जेवर निकालो जल्दी से, जो भी तुमने पहन रखे हैं, और सभी मर्दों के पास जितने भी पैसे हैं वो सब निकालो। एक नकाबपोश आदमी ने बंदूक दिखाकर उन्हें डराते हुए कहा तो सभी वैसा ही करने लगे। जैसा सब कर रहे हैं तुम भी वैसा ही करो, उसी नकाबपोश आदमी ने तमन्ना से कहा। तुम अंधे हो क्या जो तुम्हें दिखता नहीं है? मेरे पास कुछ भी जेवर नहीं है, तमन्ना ने उसे डांटा। होश और जुबान दोनों संभाल कर बात करो लड़की, एक रौबदार आवाज ने सबका ध्यान खींचा। वो शख्स आगे की ओर से आता हुआ दोनों पंक्ति के बीच में खड़ा हो गया।
सबकी तरह उसने भी नकाब पहना हुआ था। तुम्हारे पास जेवर नहीं मगर पैसे तो होंगे और देखने में तो तुम बड़े घर की मालूम होती हो, उसने अपना शक जताया। इससे तुम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि मैं बड़े घर से हूँ या छोटे घर से, हंसते हुए। और वैसे भी अब कौन पैसे अपने जेब में लेकर घूमता है, अब तो डिजिटल का जमाना है, बस फोन से पेमेंट कर दो। उसने अपनी बात खत्म की तो उनका सरगना उसे गुस्से से देखने लगा। तलाशी लो इस लड़की की, उनके सरगने ने गुस्से से आदेश दिया तो एक नकाबपोश तमन्ना के पास चला आया। उसके पास जाना भी मत। अर्पण तमन्ना के पास जाने को हुआ तो दो नकाबपोश आदमियों ने उसे उसके दोनों हाथों से पकड़ लिया। तमन्ना के पास मौजूद शख्स ने जैसे ही उसे तलाशी के लिए हाथ लगाना चाहा तो उसने उसका हाथ मरोड़ दिया, जिससे वो चिल्ला उठा। औरतें पहले कमजोर थी मगर अब नहीं, तमन्ना ने आत्मविश्वास के साथ कहा तो बाकी लोगों में भी साहस आ गया। वहीं अर्पण जहां पहले चिंता में था अब वो खड़ा मुस्कुरा रहा था। तमन्ना ने आत्मरक्षा के गुर सीख रहे थे पहले से ही, जिसमें वो उसे खींचकर ले जाती थी अपने साथ। अब अर्पण ने भी दोनों नकाबपोशों से अपने दोनों हाथ छुड़ा लिए ताकत लगाकर। बाकी सब लोग भी अब हिम्मत करके उन नकाबपोशों के खिलाफ थे। सबने मिलकर उन नकाबपोशों को पकड़ लिया, उनके सरगना को मिलाकर। अब तमन्ना सीधे उनके सरगने के पास चली गई। तुम लोगों की वजह से ही हमारा देश इतने पीछे जा रहा है। बाहर के लोगों से तो निपटा जा सकता है मगर अपने ही घर में मौजूद तुम जैसे लोगों से कब तक और कितना लड़े। तमन्ना ने बेहद गुस्से से उसकी तरफ देखा। पहले तो उनका सरगना तिलमिला रहा था लोगों की पकड़ में, लेकिन फिर उसने खुद को ढीला छोड़ दिया और मुस्कुराने लगा। उसका चेहरा नकाब से तो ढका था मगर मुंह उसका खुला था, जिससे तमन्ना उसकी मुस्कुराहट देख पाई। इससे पहले कि कोई समझ पाता कहीं से गोली चलने की आवाज आई। सबने गोली की आवाज का पीछा किया तो एक नकाबपोश आदमी बस की तरफ खड़ा था। एक नकाबपोश तो आजाद ही था, किसी का उस पर ध्यान ही नहीं गया कि वो 5 लोग थे कुल मिलाकर। सब लोग पहले जैसे खड़े थे ठीक वैसे ही खड़े हो जाओ जल्दी से वरना मैं सबको यहीं मार दूंगा। उसने सबको बंदूक दिखाई तो सब डर से वैसे ही खड़े हो गए। तो लड़की क्या कह रही थी तुम कि हमारी वजह से इस देश का ये हाल है? अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारा हाल मैं क्या करता हूँ और ये सब लोग बस तमाशा देखते रहेंगे क्योंकि इन्हें तमाशा देखना ही अच्छा लगता है। वो हंसने लगा। उसने तमन्ना के ठीक सीने पर अपनी बंदूक तान दी। छोड़ो उसे, अर्पण चिल्लाया गुस्से में। छोड़ने ही तो वाला हूँ इसे मगर यहाँ से नहीं, इस दुनिया से। उसके साथ साथ उसके साथी नकाबपोश भी हंसने लगे। तमन्ना ने सही मौका देखा और अपने एक पैर से उसने बंदूक नीचे गिरा दी, मगर तब तक दूसरा नकाबपोश उसके नजदीक आ गया अपनी बंदूक तानकर। बहुत हो गया तेरा नाटक, अब तेरा खेल खत्म। 2 नकाबपोश आदमियों ने तमन्ना को पकड़ लिया। उनका सरगना हाथ में बंदूक लिए तमन्ना के सामने खड़ा था, उस पर निशाना साधे हुए। वो बंदूक चलाने वाला था कि तभी एक बार फिर से उसकी बंदूक किसी ने नीचे गिरा दी। उसने मुड़कर देखा तो 2 आदमी खड़े थे। तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? उनके सरगने ने गुस्से से पूछा। जान से तो प्यार उसी दिन से नहीं रहा जब से देश के लिए सेना की वर्दी पहनी है, उनमें से एक आदमी ने जवाब दिया जो मेजर साहिल था। घेर लो सब नकाबपोशों को। पुलिस इंस्पेक्टर ने अपने आदमियों को निर्देश दिया तो उन्होंने सभी को घेर लिया। तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस तरह बच के निकाल जाओगी मेरे चंगुल से? उसने अपना हाथ पीछे किया और एक तेजधार चाकू निकालकर तमन्ना के गर्दन पर रख दिया। छोड़ दो उसे, मेजर साहिल ने बिना किसी भाव के कहा। ऐसे कैसे छोड़ दे इसे? आज इसकी वजह से हम पकड़े जा रहे हैं। अगर तुम लोग चाहते हो कि इसे मैं कुछ ना करूं तो मुझे और मेरे आदमियों को जाने दो यहाँ से। उसने चाकू पर अपनी पकड़ बनाए रखी और तमन्ना को पकड़े रखा। जाने दो इन्हें, पुलिस इंस्पेक्टर ने सबको छोड़ने को कहा। नकाबपोश आदमी सब इकट्ठा हो गए और अपने सरगना के पास चले गए। उसने तमन्ना को ढाल बनाया और वहां से धीरे धीरे आगे की तरफ देखते हुए जाने लगा कि कोई आ तो नहीं रहा। जब वो थोड़ी दूर चला गया तो उसे कोई दिखाई नहीं दिया। उसके आदमी भी उसे पीछे छोड़कर आगे निकल गए थे। तुम्हें तो मैं जिंदा हरगिज नहीं छोड़ सकता। उसने तमन्ना को अपने चंगुल से छोड़ा और उसे अपने सामने किया। वो चाकू उसके पेट पर मारने को हुआ कि तभी उसके हाथ को किसी ने रोक लिया। तुमने वादा निभाया नहीं तो अब भुगतो। साहिल ने उसका हाथ मरोड़ दिया जोर से, जिससे उसके हाथ की हड्डी टूटने की आवाज आई और वो दर्द से चीख उठा। पुलिस की टुकड़ी भी वहां पहुंच चुकी थी। उन्होंने उसे पकड़ लिया और ले जाने लगे, मगर सरगना के इरादे कुछ और ही थे। जिस पुलिस वाले के बंधक में वो था उसने उससे गन छीनी और अपने आप को गोली मार ली, जिससे सभी एकदम से हैरान रह गए। वहीं तमन्ना नीचे जमीन पर झुकी थी डर के मारे। आज उसका मौत से सामना जो हुआ था, हमेशा पापा के सुरक्षा घेरे में रहती थी तो कोई भी परिंदा पर नहीं मार पाता था। अब तुम सुरक्षित हो, साहिल ने उसे बताया तो तमन्ना ने अपनी नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा। साहिल की आंखों में उसे खालीपन नजर आ रहा था, जो उसे उसकी तरफ खींच सा रहा था। साहिल ने उसे सहारा देने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। तमन्ना उसकी तरफ सम्मोहन से बंधी हुई उसे अपना हाथ देने ही वाली थी कि तभी वहां अर्पण आ गया, जो तमन्ना के लिए बेहद घबराया हुआ था। चैप्टर 18। मेजर, तुम्हारा जितना भी धन्यवाद करूं उतना ही मुझे कम लगता है। तुमने ना सिर्फ मेरी बेटी की जान बचाई बल्कि मेरी और इस हवेली की भी जान बचाई है। सुशील जी ने साहिल का धन्यवाद किया।
शेखावत जी, धन्यवाद करने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो मेरा फर्ज था, और वैसे भी आपने ही मुझसे मदद मांगी थी तो मैं आपको मना नहीं कर सकता था। आखिर आपने भी तो हमारी मदद की थी। गांव में आने की इजाजत देकर साहिल अर्पण की तरफ गौर से देखने लगा। सुशील जी की बात सुनकर तमन्ना उन्हें ही देखने लगी। पापा, आपने भेजा था इन्हें मेरे पीछे? तमन्ना ने सुशील जी की तरफ देखा। हाँ बेटा, मुझे पता था कि तुम मानोगी नहीं। अपने साथ गार्ड्स ले जाने के लिए और रास्ते में पड़ने वाले मरगांव के बारे में भी जानता था। हालांकि वहां अब पहले से कम ऐसी लूटपाट होती है, मगर मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता था तुम्हारे लिए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। फिर मैंने इनसे बात करी और इन्हें भी बाड़मेर में कुछ काम था तो ये मान गए। सुशील जी ने पूरी बात बताई। शेखावत जी, ये जो हमला किया गया था ये लूटपाट के इरादे से नहीं था। साहिल की बात ने सबका ध्यान खींचा। तुम कहना क्या चाहते हो मेजर? सुशील जी ने पूछा। उन नकाबपोशों का निशाना सिर्फ और सिर्फ आपकी बेटी थी। साहिल का इतना भर था कि सब चौंक गए। ये बात आप कैसे कह सकते हैं? तमन्ना ने अपनी बात रखी। क्योंकि अगर उन्हें लूटपाट ही करनी होती तो वो सिर्फ गहने और पैसे लेकर जा सकते थे, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनका निशाना तुम थी तो वो तुम्हें मारने का बहाना ढूंढ रहे थे बस। वैसे मैंने पुलिस को जांच करने के लिए कहा है इस हादसे के बारे में। साहिल ने अपनी बात खत्म की। हाँ, तभी उन नकाबपोशों का सरगना तमन्ना से कह रहा था कि देखने में तो तुम बड़े घर की लगती हो। अर्पण को नकाबपोश की कही हुई बात याद आ गई, वरना इतने सारे लोगों में उन्होंने तमन्ना को ही क्यों बंधक बनाया, जबकि सबने अपने जेवर और पैसे निकाल कर रख दिए थे। अर्पण ने अपना संदेह जताया। और तो और जब उसे पुलिस ने पकड़ लिया था तो उसने खुद पर गोली भी चला दी, ताकि किसी को कुछ पता ना चल सके। उसके आदमी तो पहले से ही भाग चुके थे। साहिल ने पूरी बात बताई। मगर कौन मेरी जान लेना चाहेगा? मैं तो किसी को जानती भी नहीं अच्छे से, दुश्मनी तो दूर की बात है। तमन्ना कुछ सोचने लगी। मेरा ही कोई दुश्मन रहा होगा जो तुम्हें नुकसान पहुंचाकर मुझे दर्द में देखना चाहता है, सुशील जी ने कहा। मेरा काम हो चुका है, अब हमें चलना चाहिए, साहिल ने कहा तो अर्जुन और साहिल अपनी जगह से खड़े हो गए। मेजर, आपका शुक्रिया। अगर आप सही वक्त पर नहीं आते तो मेरी मंगेतर आज जिंदा नहीं होती। अर्पण ने साहिल से हाथ मिलाकर उसको शुक्रिया अदा किया। वहीं अर्पण की बात सुनकर साहिल तमन्ना की तरफ देखने लगा। फिर वो दोनों वहां से निकल गए। तुम्हें क्या लगता है साहिल, ये तरंगिनी ही है या तमन्ना? कैप्टन अर्जुन ने साहिल से पूछा तो साहिल उसकी तरफ ही देखने लगा। मुझे नहीं पता कि ये तरंगिनी ही है या तमन्ना, मगर अब मैं उसे फिर से खोना नहीं चाहता। तीसरी बार साहिल ने अपने मन की बात बताई। जब सुशील जमींदार ने साहिल को बुलाया था अपने घर कुछ बात करने के लिए, तब साहिल ने तमन्ना की फोटो देखी थी। इस बार जमींदार जी उन्हें अपने स्टडी रूम में लेकर गए थे ताकि कोई बात ना सुन पाए उनकी। तब साहिल और अर्जुन ने सुशील जी और तमन्ना के साथ की अनगिनत फोटो देखी थी। पहले तो दोनों को ही विश्वास नहीं हुआ कि तमन्ना जमींदार जी की बेटी है, क्योंकि अर्जुन जब अर्पण और तमन्ना से टकराया तो उसी ने दोनों के साथ की फोटो खींच ली थी और बाद में उसने साहिल को दिखाई थी। साहिल ने जब तमन्ना की फोटो देखी थी तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ था, क्योंकि तमन्ना की शक्ल तरंगिनी से हूबहू मिल रही थी। जिंदगी या तो उसके साथ खेल रही थी या उसे फिर से एक मौका दे रही थी अपनी गलती सुधारने का। मगर उसकी तो मंगनी हो रखी है किसी और से, अर्जुन ने उसे याद दिलाया। साहिल को वो पल याद आ गया जब तमन्ना नीचे गिरी हुई थी जमीन पर, तब उसने अपना हाथ दिया था उसे उठने के लिए, मगर जब तक वो उसका हाथ पकड़ पाती तब तक वहां अर्पण पहुंच गया था। जब उसने अर्पण को देखा तो वो बहुत घबराया हुआ था। तमन्ना को देखते ही वो तुरंत उसके पास आ गया और उसे अपने हाथ का सहारा देकर ऊपर उठाया। मैं तो डर ही गया था तमन्ना, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं अंकल को क्या जवाब देता और मेरा क्या होता? अर्पण ने जब अपनी बात कही तो साहिल समझ नहीं पाया उसकी बात को। मंगनी ही हुई है, कोई शादी नहीं। सच का पता तो लगाना ही पड़ेगा। साहिल ने अर्जुन को देखकर बात कही और वो दोनों से चले गए। पापा, मैं आज बहुत डर गई थी जब उस नकाबपोश ने मेरी गर्दन में चाकू रखा था। हालांकि मैंने उसका अच्छे से सामना किया था पहले, मगर उसने अचानक से ही चाकू रख दिया था यहाँ। तमन्ना ने सुशील जी को अपनी गर्दन दिखाई, जिसमें हल्के से खरोंच के निशान थे। ये दुनिया बहुत ही खतरनाक है तमन्ना, जितना तुम जानती हो उससे भी बहुत ज्यादा। तुम हमेशा से ही मेरे सुरक्षा घेरे में रही या गांव वालों के साथ, तो तुम्हें अभी पता नहीं है ऐसे खतरनाक लोगों के बारे।
अब से कहीं भी मेरे मर्जी के खिलाफ मत जाना तुम। सुशील जी ने उसे समझाया तो उसने अच्छे बच्चे की तरह अपना सिर हामी में हिलाया। अर्पण भी तुम्हें लेकर बहुत परेशान दिख रहा था। सुशील जी ने अर्पण के बारे में कहा तो तमन्ना सोचने लगी। अर्पण से कहीं ज्यादा परेशान तो उसे साहिल नजर आ रहा था, जिसे वो जानती भी नहीं थी। उसकी आंखों में वो खालीपन जो उसे उसकी तरफ खींच रहा था, ना जाने क्यों। अर्पण के पहुंचने से जैसे वो किसी जादू से बाहर निकली थी और अर्पण ने उसे अपने गले लगा लिया था। हाँ पापा, अब मंगेतर है तो उसे मेरी फिक्र तो होगी ना। तमन्ना कुछ सोचने लगी। तुम सबसे एक लड़की नहीं मारी गई तो और क्या होगा तुम लोगों से। तुमसे अच्छा तो तुम्हारा सरगना था, जिससे काम नहीं हुआ तो उसने खुद को ही गोली मार ली और मुझे अपनी शक्ल नहीं दिखाई। अब तुम सब क्या करने आए हो यहाँ। अपनी नाकामयाबी का सबूत लेकर उसने अपनी रौबदार आवाज में सभी नकाबपोशों को कहा। सभी अपना सिर झुकाकर खड़े थे उसके आगे। हम लड़की को मारने वाले ही थे कि तभी दो लड़के और पुलिस आ गई। एक नकाबपोश ने डरते हुए कहा तो उसने उसे गोली मार दी। फिर दूसरे, तीसरे और चौथे नकाबपोश को भी बारी बारी से। अब उन चारों की लाश नीचे जमीन पर गिरी हुई थी। इन चारों की लाश को वहीं जंगल में फेंक दो जहां से ये सब भाग कर आए हैं। अंधेरे में से निकलकर दो आदमी सामने आए और उन्हें उठाकर ले गए। चैप्टर 19। तुम मुझसे दूर जाना चाहती थी ना। लो देखो, अब मैं इतनी दूर चला गया हूँ कि कभी लौट कर नहीं आ पाऊंगा तुम्हारे पास। वो जैसे जैसे उसे पहचानने की कोशिश करती उसकी छवि उससे उतना ही दूर हो जाती। धीरे धीरे उसकी छवि अब धूमिल होने लगी। जा रहा हूं मैं तुमसे बहुत दूर, इतना कहते ही उसकी छवि हवाओं में गुम हो गई। नहीं, वो जैसे ही हवाओं में गुम हुआ उसकी चीख निकल गई। उसने अपने आसपास देखा तो वो अपने कमरे में थी। वो अपने बिस्तर से उठी। पूरा शरीर उसका पसीने से लथपथ था। ये कैसा सपना आया था मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। परेशान होकर उसने टेबल से अपना फोन उठाया और किसी को कॉल लगाया। हेलो अर्पण, तुम कैसे हो। तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी। उसने जैसे ही फोन उठाया तो तमन्ना उससे सवाल पूछने लगी। मैं ठीक हूँ तमन्ना, मगर तुम इतनी सुबह मुझे क्यों फोन कर रही हो। उसने वजह पूछी तो उसे तमन्ना ने अपने सपने के बारे में बताया। तुम्हारे साथ हुए कल के हादसे का तुम्हारे दिमाग में गहरा असर हुआ है तमन्ना, तभी तुम्हें ऐसा सपना आया। अर्पण ने उसे समझाया। शायद तुम ठीक कह रहे हो अर्पण, उसने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा। वैसे मुझे कोई आपत्ति नहीं, तुम रोज दिन रात भी मुझे ऐसे ही कॉल कर सकती हो। वो मुस्कुराने लगा तो तमन्ना के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। अभी से पतियों वाली हरकतें, तमन्ना उसे छेड़ने लगी। अब क्या करे, तुम भी तो पत्नियों वाली हरकतें कर रही हो। तुम्हें बुरा सपना आया तो तुमने मुझे कॉल करके मेरा हालचाल पूछा। बीवी भी तो ऐसे ही तो हरकतें करती है, उसने जवाब दिया। अच्छा सुनो, तुम आ रहे हो ना फैक्ट्री में, तमन्ना ने उससे पूछा। नहीं तमन्ना, मैं आ नहीं पाऊंगा, मुझे कुछ काम आ गया। सॉरी, उसने माफी मांगी। कोई बात नहीं, मैं खुद ही चली जाऊंगी, तुम अपना ख्याल रखना। बाय। तमन्ना ने कॉल काट कर फोन रख दिया। आज संजय की तबीयत खराब है तो वो गांव में निगरानी करने नहीं जा पाएगा। तुम कहो तो मैं चला जाऊं, अर्जुन ने साहिल से पूछा। नहीं, तुम रहने दो, तुम यहीं रहो और सब पर नजर रखो। मैं चला जाता हूँ आज। साहिल ने उसे वहीं रहने को कहा तो अर्जुन ने अपना सिर हिला दिया। साहिल ने अपने कपड़े बदले और बाकी जवानों के साथ वो गांव के लिए रवाना हो गया। तुम्हें पता चला कि क्यों उन जवानों को इस गांव में बुलाया गया है, उसने फोन में किसी से पूछा। नहीं, अभी नहीं, किसी को कुछ भी नहीं बताया गया है। मैं पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा समय चाहिए मुझे, आगे से किसी ने जवाब दिया। ठीक है, जितना चाहे वक्त ले लो मगर काम हो जाना चाहिए। जितना जल्दी हो सके पता लगाओ कि क्यों बुलाया है उन सबको यहाँ। उसने उसे काम करने को कहा और फोन रख दिया। तमन्ना फैक्ट्री में पहुंच चुकी थी और वहां का सारा काम देख रही थी। जिसको काम समझ नहीं आ रहा था उसे अच्छे से सब सिखा रही थी। कोई उसे देखकर कह नहीं सकता था कि वो एक राजकुमारी है और उसके पिता गांव के जाने माने जमींदार। दिन ढल गया और शाम हो गई। फैक्ट्री भी बंद करने का समय हो गया था। सभी अपने अपने घर जाने लगे। तमन्ना भी पैदल ही अपनी हवेली की तरफ चल पड़ी। रास्ते में जाते हुए उसे बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है, मगर जब भी वो पीछे मुड़ती कोई नहीं होता। कौन है? अगर हिम्मत है तो सामने आओ,
उसने फिर से पीछे मुड़ते हुए कहा, मगर ना कोई जवाब आया और ना ही कोई दिखा। वो वापस से आगे मुड़ी तो किसी से टक्करा गई। देख के नहीं चल सकते क्या? तमन्ना ने बिना देखे सामने वाले शख्स को डांटा। सड़क पर कोई लुका छुपी तो खेलता नहीं, तो तुम क्यों खेल रही हो? किसी की सख्त आवाज ने तमन्ना का ध्यान अपनी तरफ खींचा। सामने साहिल खड़ा था। सड़क चलने के लिए होती है, ना कि नसीहत देने के लिए, तमन्ना ने भी जवाब दिया। मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, साहिल ने तमन्ना की बात को इग्नोर करते हुए कहा। पास में ही सड़क के किनारे बैठने के लिए बेंच लगा था, दोनों उसी तरफ चले गए। मुझे बचाने के लिए थैंक यू, तमन्ना ने बात की शुरुआत की। तुम्हारी जगह कोई और भी होता तो मैं वही करता जो मैंने उस दिन किया। साहिल की बात सुनकर तमन्ना को बुरा लगा। सुशील जी तुम्हारे असली पिता है? साहिल के सवाल ने उसका ध्यान खींचा। ये कैसा है सवाल है मिस्टर? बेशक वो मेरे असली पिता है और इस बात को पूरा गांव जानता है, तमन्ना ने पूरे विश्वास के साथ जवाब दिया। वहीं साहिल तमन्ना का जवाब सुनकर चुप हो गया। अर्पण तुम्हारा क्या लगता है? साहिल ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। मंगेतर है वो मेरा। बहुत जल्द शादी भी हो जाएगी। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? तमन्ना साहिल के पूछताछ का मकसद नहीं समझ पा रही थी। अब अगर तुम्हारे सवाल खत्म हो गए हो तो मैं जाऊं? तमन्ना अपनी जगह से उठ गई तो साहिल हंसने लगा। वहीं तमन्ना घूरकर उसे ही देखने लगी जैसे उसके सिंग निकल आए हो। तुम तरंगिनी हो ना? मुझे फिर से बेवकूफ बना रही हो जैसे बचपन में मुझे हमेशा बनाती थी। साहिल अभी भी हंस रहा था। लगता है थारी मती मारी गई से जो ऐसी बात करन लाग रहे हो आप। तमन्ना अचानक से राजस्थानी भाषा बोलने लगी तो उसे भी आश्चर्य हुआ। वो वहां से जाने लगी। तरु, साहिल ने नाम बोला मगर तमन्ना नहीं रुकी। तमन्ना उसने अब उसका नाम पुकारा मगर वो फिर भी नहीं रुकी तो साहिल उसकी तरफ दौड़ कर गया। साहिल ने उसे कंधे से पकड़ा और उसे अपनी तरफ किया। पागल हो गए क्या तुम मिस्टर? जो मुझे कभी किसी तो कभी किसी नाम से बुला रहे हो और तुम्हारी बकवास नहीं सुन रही तो तुम मुझे जबरदस्ती पकड़ रहे हो। तमन्ना साहिल पर अपना गुस्सा उतार रही थी। मेरी बात तो सुनो, साहिल ने उसे कहा ही था कि उसने दोनों की जगह बदल ली। अब साहिल तमन्ना की जगह था और तमन्ना साहिल की जगह। तमन्ना कुछ समझ पाती कि तभी गोली चलने की आवाज आई। तमन्ना की आंखें हैरानी और भय से फैल गई। तरु, साहिल के मुंह से ये शब्द निकले और बेहोश होकर वो जमीन पर ही गिर पड़ा। चैप्टर 20। हुकुम, जैसा आपने कहा था मैंने वैसा कर दिया है, उसने अपने सामने जालिनुमा झरोखे में मौजूद शख्स को बताया। शाबाश, आखिरकार हमारे रास्ते का कांटा निकल ही गया, रौबदार आवाज में शख्स ने कहा। मगर हुकुम एक गलती हो गई, उसने डरते हुए कहा। कौन सी? उसकी रौबदार आवाज में गुस्सा साफ सुना जा सकता था। गोली मैंने चलाई तो तमन्ना पर ही थी मगर उसके साथ मौजूद वो सेना का आदमी एन वक्त पर पलट गया, जिससे गोली उसे लग गई। उसने पूरी बात बताई जो भी हुई थी। ये बात तुम मुझे अब बता रहे हो? जब से ये सेना के जवान यहाँ आया है कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही रही है और अब तो उसे गोली भी लग गई है तो सब सतर्क हो गए होंगे, जो हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। वो बेहद गुस्से में सब बोला। बौखलाकर उसने गुस्से में सामने खड़े आदमी को गोली मार दी और वो वहीं जमीन पर ढेर हो गया। इसने सब काम बिगाड़ कर रख दिया है। अब ना चाहते हुए भी अब सेना की गतिविधि शुरू हो जाएगी इस मामले में। उसकी आवाज से साफ निराशा सुनाई दे रही थी। तरु, तरु। बेहोशी की हालत में भी साहिल बस तरंगिनी को ही याद कर रहा था। जब दिमाग पर किसी बात का गहरा असर हो तो अवचेतन दिमाग में वो बात पक्की हो जाती है, जिससे इंसान चाहकर भी दूर नहीं हो सकता। अभी ठीक वैसा ही हाल साहिल के साथ भी है। कहने को तो उसने अपना सब कुछ देश की सेवा के लिए न्यौछावर कर दिया है, मगर दिल कहाँ कभी किसी की सुनता है। अगर दिल कभी बंदिशें मानता तो मोहब्बत का पन्ना कोरा ही रह जाता। तमन्ना आर्मी हॉस्पिटल के कमरे के बाहर बेंच पर बैठी हुई थी। उसके साथ सुशील जी भी बैठे हुए थे। वहीं अर्जुन कमरे के बाहर खड़ा हो रखा था। जब तमन्ना ने साहिल को नीचे जमीन पर बेहोश होते देखा तो उसने तुरंत सुशील जी को फोन कर दिया। सुशील जी अपनी कार में तुरंत ही आ गए और उसे आर्मी हॉस्पिटल में ले गए। तमन्ना भी साहिल को लेकर बहुत परेशान थी क्योंकि वो हमला उसी पर था जो साहिल ने खुद पर ले लिया था। कैप्टन, हमने मेजर के शरीर से गोली निकाल ली है। गोली उनके दाएं कंधे पर लगी थी। हमने उनके हाथ में प्लास्टर चढ़ा दिया है सपोर्ट देने के लिए। कुछ दिनों तक बेड रेस्ट करना होगा उन्हें, डॉक्टर ने कमरे से निकल कर आते हुए अर्जुन से कहा। डॉक्टर, हम मिल सकते हैं उनसे? तमन्ना ने खड़े होते हुए पूछा। नहीं, अभी वो बेहोश है दवाई के कारण। जब उन्हें होश आएगा तब आप सब मिल लेना उनसे, डॉक्टर उन्हें सलाह देकर चले गए। ये तरु कौन है? तमन्ना अर्जुन के पास गई और उससे पूछा। साहिल ने तुमसे कुछ कहा? अर्जुन ने सवाल पूछा तो बदले में तमन्ना चुप रही। तरु साहिल के बचपन की दोस्त थी और अर्जुन ने अपनी बात बीच में ही रोक दी थी। मतलब? तमन्ना ने फिर पूछा। उसकी बम ब्लास्ट में मौत हो गई 2 साल पहले चेन्नई में, अर्जुन ने उसे बताया। कोई दोस्त के लिए इतना परेशान तो नहीं होता कि वो बेहोशी की हालत में भी उसका ही नाम लेता रहे, तमन्ना ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए पूछा। वो उसकी तरु उसकी मंगेतर थी।
सगाई हुई थी दोनों की। कुछ गलतफहमी के कारण दोनों अलग हो गए। अर्जुन ने उसे बात बताई। तरु से मेरा क्या लेना देना, तमन्ना ने फिर पूछा तो अर्जुन समझ गया कि साहिल तमन्ना से मिला था। उसने बदले में अपना फोन निकाला और निकालकर अपना फोन उसकी तरफ बढ़ा दिया। तमन्ना ने फोन पकड़ा और उसे देखने लगी। उसमें एक खबर थी जो बम ब्लास्ट के बारे में लिखी हुई थी और कोने में एक फोटो थी जो तरंगिनी की थी। तमन्ना ने जब फोटो देखी तो उसे लगा कि उसका वहम है, तो उसने अपनी आंखें बंद की और फिर से खोली। तब भी फोटो वैसी ही थी, बिल्कुल उसकी ही फोटो लग रही थी, मगर सेना की वर्दी में, और उसमें नीचे लिखा था कैप्टन तरंगिनी अरोड़ा। तुम्हारी शक्ल तरंगिनी से मिलती है। अर्जुन ने जब तमन्ना को खामोश देखा तो उसने उसे बताया। तमन्ना ने जब अर्जुन की आंखों में देखा तो वो समझ गई कि ये सब सच है। अब वो साहिल के व्यवहार को समझ रही थी जो उसने उसके साथ अकेले में किया था। तमन्ना के कदम अपने आप ही साहिल के कमरे की तरफ बढ़ गए। अब वो साहिल की आंखों में मौजूद उस खालीपन का मतलब समझ पा रही थी जब उसने साहिल को करीब से देखा था, जब उसने उसे उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया था और वो उस खालीपन में वो खोसी गई थी। साहिल हॉस्पिटल के बेड पर बेहोशी की हालत में था और उसके हाथ पर प्लास्टर चढ़ा रखा था। तमन्ना उसके करीब चली गई और हाथ लगाकर उसके प्लास्टर को देखने लगी। तरु, साहिल के मुंह से निकला तो तमन्ना ने अपने हाथ झट से पीछे कर लिए और साहिल की तरफ देखने लगी। साहिल को होश नहीं आया था तो उसने राहत की सांस ली कि उसकी चोरी नहीं पकड़ी गई। क्या कोई किसी के बारे में इतना सोच सकता है कि वो बेहोशी की हालत में भी उस इंसान को ना भूले? जब साहिल ने तरंगिनी के मरने की खबर सुनी थी तो उसे यकीन ही नहीं हुआ था। वो खुद घटनास्थल पर गया था और उसकी लाश को आर्मी एम्बुलेंस में रखवाया था। उसके मरने से पहले कहने को तो कहता था कि वो उससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता, मगर जब से वो गई तो जैसे ये जीना सा भूल गया। तरंगिनी ने मरने से पहले खत लिखकर छोड़ा था साहिल के लिए। पिछले 2 साल से उसी को रोज पढ़ता है जब भी इसे समय मिलता है। बस तरंगिनी ही इसके दिमाग में घर कर गई है। उस नत को पढ़ पढ़ कर अर्जुन ने अपनी बात खत्म की। तुम अब वापस चली जाओ, साहिल को मैं देख लूंगा, अर्जुन ने उसे जाने के लिए कहा। कोई बात नहीं, इन्होंने हमारी जान बचाई है फिर से आज। अगर ये ना होते तो वो गोली हमें लगती। तमन्ना साहिल की तरफ देखती रही। जिसने भी गोली चलाई है उसका पता चल जाएगा, क्योंकि अब हमारे तरफ से भी तफ्तीश शुरू हो जाएगी, अर्जुन ने सख्त आवाज में कहा। हमें साहिल को अब आराम करने देना चाहिए, अर्जुन ने तमन्ना से कहा तो दोनों कमरे से बाहर आ गए। तमन्ना जैसे ही कमरे से बाहर निकली तो अर्पण उसके गले लग गया। हादसे की खबर सुशील जी ने अर्पण को फोन करके बता दी थी तो अर्पण हॉस्पिटल में दौड़ा चला आया। तमन्ना को देखते ही उसे होश नहीं रहा और वो उसके गले लग गया। जब अर्पण तमन्ना के गले लगा तो उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ, जैसे उसे साहिल के लिए महसूस हुआ था जब उसने उसे कंधे से पकड़ा था। तरंगिनी साहिल की मंगेतर थी और दोनों अलग हो गए। किस वजह से पता नहीं। क्या साहिल तरंगिनी को भुला पाएगा और जिंदगी में आगे बढ़ पाएगा? जानने के लिए पढ़ते रहिए बेवकूफ लड़की। चैप्टर 21। तुम वहां बैठे हुए क्या कर रहे हो? कहने को तो तुम्हारी बहुत चलती है, मगर ऑर्डर को क्यों रोका गया है? फोन के दूसरी तरफ से आवाज आई। यहाँ हालात अभी ठीक नहीं है हकीम, उसने भी जवाब दिया। कुछ दिनों तक तो सब सही चल रहा था, फिर अचानक से क्या हुआ? उसने पूछा। हाँ, मैं मानता हूँ कि सब ठीक चल रहा था और ऑर्डर भी टाइम पर पहुंच रहा था, मगर कुछ दिनों से ज्यादा ही सावधानी बरतनी पड़ रही है। सेना की एक स्पेशल टुकड़ी आ रखी है दिल्ली से, और तो और हर दिन 5 जवान आ रहे हैं पूरे गांव पर नजर रखने। ऐसे में मुश्किल हो रहा है, जिसकी वजह से ऑर्डर रोका गया है, उसने अपनी मजबूरी बताई। गांव में तो आज तक कभी सेना नहीं आई थी, इसी वजह से तो हम हमारा प्लान तैयार कर रहे थे पार्टी के लिए, उसने उसे बताया। मैं जानता हूँ सब, और कोशिश कर रहा हूँ कोई रास्ता निकालने की। जैसा हमने प्लान किया था पार्टी के लिए ठीक वैसा ही होगा, बस कुछ दिनों के लिए शांत हूँ, उसने अपना प्लान बताया। वो सब ठीक है। खैर, हमारी तरफ से तुम्हें एक खास आदमी भेजा गया है पार्टी के लिए। जब भी उसकी जरूरत पड़े उसका इस्तेमाल कर लेना बेझिझक, उसने कुछ सोचते हुए कहा तो बदले में वो मुस्कुरा दिया। बेशक, बहुत ही खास आदमी है जिस पर किसी को गलती से भी कोई शक नहीं होगा। वो मक्कारी से भरी हंसने लगा। जितना जल्दी हो सके सब ठीक करो और उनका ऑर्डर उन्हें भेज दो। मेरे पास दुबई से बार बार फोन आ रहे हैं, मैं ज्यादा से ज्यादा उन्हें 1 हफ्ते तक टाल सकता हूँ, उसने उसे बताया। इतना समय काफी है मेरे लिए, कहकर उसने अपना फोन रख दिया। उसने अपना फोन बंद किया और उसमें से सिम निकाला। सिम को निकालकर उसने उसे आग के हवाले कर दिया। तुम मुझे भूल जाओ और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। मुझे पता है तुम मुझे अभी तक भूले नहीं, मगर तुम्हारे सामने हमेशा से ही एक लक्ष्य रहा है और वो है देश सेवा का। बस उसी के खातिर तुम भूल जाओ मुझे। तरु। साहिल अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलना लगा था। उसने अपने सामने अर्जुन को खड़ा देखा जो उसी को परेशान होकर देख रहा था। मेरे लिए इतना परेशान होंगे तो दुश्मनों का क्या होगा? साहिल ने मजाक किया तो अर्जुन उसे हैरानी से देखने लगा। इन 7 सालों में साहिल ने आज पहली बात मजाक किया था इस तरह का। दुश्मनों से तो मैं लड़ लूंगा, मगर तुम्हारे दिमाग से कभी नहीं लड़ सकता, अर्जुन ने उसको देखकर कहा। कोशिश करना भी मत, साहिल ने उसे सुझाव दिया। चाहता भी नहीं, अर्जुन ने नकली गुस्से में अपना मुंह मोड़ते हुए कहा। तरु कहाँ है? मेरा मतलब कि तमन्ना, साहिल ने पूछा। वो बाहर है अपने मंगेतर के साथ, अर्जुन ने जवाब दिया तो साहिल चुप हो गया। पता चला गोली किसने चलाई थी? साहिल ने कुछ याद करते हुए पूछा। तफ्तीश जारी है, मुझे लगता है कोई तमन्ना को मारने के लिए उसके पीछे पड़ा है, क्योंकि हर बार महज हादसा नहीं हो सकता, अर्जुन ने अपनी राय बताई। 2 बार कोशिश हो चुकी है उसे मारने की, साहिल कुछ सोचने लगा। वैसे तुम तमन्ना से मिले थे, कुछ पता चला? अर्जुन ने साहिल को खामोश देखकर पूछा।
नहीं, साहिल ने बस इतना ही जवाब दिया। वो मुझसे तरु के बारे में पूछ रही थी तो मैंने उसे बता दिया। उसके चेहरे पर हैरानी वाले भाव थे जब मैं उसे तरु के बारे में बता रहा था। अर्जुन ने उसे बताया। मेजर, तुम्हें होश आ गया? सुशील जी ने कमरे के अंदर आते हुए पूछा। जी जमींदार जी, साहिल ने बस इतना ही कहा। तुमने आज फिर से मेरी बेटी की जान बचाई। अगर तुम ना होते तो आज वो हमारे बीच ना होती। सुशील जी भावुक हो गए। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है जमींदार जी, आप ज्यादा मत सोचे। जिसने भी हमला किया है उसका पता चल जाएगा जल्दी ही, साहिल ने उन्हें दिलासा दिया। कमरे का दरवाजा खुला और उसमें से अर्पण और तमन्ना अंदर आ गए। साहिल तमन्ना को ही देखने लगा, खासकर उसके हाथ को जिसे अर्पण ने पकड़ा हुआ था। अब कैसी तबीयत है आपकी? तमन्ना ने धीरे से पूछा। वो साहिल की नजरों को खुद पर महसूस कर रही थी। पहले से बेहतर है, साहिल ने अपनी नजरें फेरते हुए जवाब दिया। अब हमें चलना चाहिए, अर्पण ने बीच में कहा। मुझे कुछ काम है जिसे मैं तुम्हारे लिए बीच में छोड़ कर आया हूँ। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, अर्पण ने साहिल से नजरें चुराते हुए कहा। अर्पण ने एक बार भी साहिल से उसका हालचाल नहीं पूछा। अर्पण, तुम्हें जहाँ जाना है जा सकते हो, मैं अब घर ही जा रहा हूँ तो तमन्ना को अपने साथ ले जाऊंगा मैं, सुशील जी ने अर्पण से कहा तो अर्पण वहां से बिना कुछ कहे चला गया। मेजर, अब तुम आराम करो, अब हम चलते हैं, सुशील जी ने साहिल से कहा और वो तमन्ना को लेकर जाने लगे। तमन्ना ने एक नजर साहिल पर डाली और सुशील जी के साथ चली गई। साहिल ने अर्जुन को इशारे से किसी का पीछा करने को कहा तो अर्जुन वहां से चला गया। टाइम टू एक्शन कहकर साहिल चुप हुआ और कुछ गहरा सोचने लगा। चैप्टर 22। शादी। शादी हर लड़की के लिए एक सपना जैसा होता है जिसके लिए वो ना जाने क्या क्या सोचती रहती है बचपन से, मगर मैंने ऐसा कभी सोचा ही नहीं था। बस पापा ने जो फैसला लिया उसे अपना लिया। मुझे ना जाने क्यों बेचैनी सी हो रही है। आखिर अर्पण को तो मैं बचपन से ही जानती हूँ। पहले एक अच्छा दोस्त था और अब हमसफर बनने जा रहा है, तो फिर बेचैनी किस लिए? शादी के मंडप पर अर्पण बैठा हुआ है, अग्नि के वेदी के सामने। सहरे से चेहरा ढके होने के कारण मुझे उसका चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा है। मैं आराम से चलते हुए अपना लहंगा संभालते हुए अर्पण के दाई तरफ बैठ जाती हूँ। शादी की विधि आगे शुरू चुकी है और हम दोनों उन रस्मों को पूरा करते जा रहे हैं। लड़की के मांग में सिंदूर डालिए, पंडित जी ने अर्पण से कहा। अर्पण ने सिंदूर की डिब्बी से एक चुटकी सिंदूर निकाला और मेरी तरफ अपना हाथ बढ़ाने लगा। मैंने अभी तक अर्पण की तरफ नहीं देखा था। जब उसका हाथ करीब आ गया तो मैंने अपना चेहरा उसके सामने किया। अर्पण का चेहरा थोड़ा सा उसके चेहरे से अलग हो चुका है। मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा तो वो अर्पण नहीं था। उसके हाथ अब तक मेरी मांग तक पहुंच चुके थे और उसने मेरी मांग भर दी थी। मैंने फिर से उसके चेहरे की तरफ देखा तो वो साहिल था। साहिल। एकदम झटके से उसकी नींद खुल गई। तमन्ना का हाथ उसके सिर पर था। कैसे कैसे सपने आ रहे हैं मुझे आजकल, तमन्ना अपने मन में सोच रही थी। उस हादसे को गुजरे हुए एक हफ्ता हो गया था मगर तमन्ना के दिलों दिमाग में अभी भी वो हादसा छाया हुआ था। मगर साहिल का उसके सपनों में आना का कोई कनेक्शन नहीं बन पा रहा था। सुशील जी अब तमन्ना को अपने सुरक्षा घेरे में ही रखते थे। अर्पण भी अब कुछ बदलाव सा लगा रहा था इन दिनों। तमन्ना से कम ही बातें करता था और ना जाने उसे कौन सा काम रहता था। अचानक फोन बजने की आवाज से वो अपने ख्यालों से बाहर निकली। हेलो, हाँ बोलो। ज्यादा जरूरी है क्या? तमन्ना के चेहरे पर साफ परेशानी दिख रही थी। ठीक है, मैं पापा से बात करके फिर बताती हूँ। तमन्ना ने अपना फोन रखा और नहाने के लिए वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। तुम्हारा ऑर्डर दिए गए पते पर पहुंच चुका है हकीम, उसने उसे फोन पर बताया। शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, उसने खुश होते हुए फोन के दूसरी तरफ से कहा। मैंने पहले ही कहा था कि कुछ समय शांत हूँ मगर अब मुझे रास्ता मिल गया है जिस पर किसी को कोई शक नहीं होगा, उसने मुस्कुराते हुए कहा। शुक्र है खुदा का और अल्लाह का करम भी है। तुम्हारे घर खुशियां आने वाली है तो पार्टी करनी तो बनती है ना, और भी धमाकेदार तरीके से, जिसे सारी दुनिया देखे अपनी आंखें उठा के। इस वक्त हकीम के चेहरे पर एक अलग सी ही मुस्कुराहट थी। बिल्कुल हकीम, तुम बंदोबस्त करो पार्टी के सामान की, तब तक मैं यहाँ पार्टी कैसे करनी है उसकी प्लानिंग करता हूँ, उसने उनकी बात समझते हुए कहा। बेशक, पार्टी यादगार होनी चाहिए जो लंबे समय तक सबके जहन में रहे, हकीम ने इतना कहा और कॉल काट दी। दोनों ही पहेलियों में बातें कर रहे थे ताकि किसी को कुछ पता ना चले उनके इरादों का, अगर कोई सुन भी ले तो। वैसे तो दोनों ही एहतियात बहुत बरतते हैं बात करने के समय। उसने फिर से आज कॉल कट करने के बाद फोन से सिम निकाला और उसे आगे के हवाले कर दिया। बीप बीप बीप। अर्जुन अपने लैपटॉप पर कुछ काम रहा था। थोड़ी देर के लिए वो वॉशरूम गया तो लैपटॉप से आवाज आने लगी। वो जल्दी से बाहर निकला और लैपटॉप को ध्यान से देखने लगा। जब उसे कुछ मिला तो उसने प्रिंटर से लैपटॉप कनेक्ट किया और कुछ प्रिंट करने के लिए कमांड दे दिया। प्रिंट आउट के निकलते ही वो सीधा उसे लेकर साहिल के पास चला गया। अर्जुन ने उसे पेपर दे दिया देखने के लिए। खुशियां, पार्टी, धमाकेदार, ये दोनों कोडवर्ड में बातें कर रही हैं और कुछ प्लान करने की सोच रही हैं। साहिल ने उसे ध्यान से पढ़ा। दरअसल उन दोनों आदमियों ने जो बात की थी वो अर्जुन के लैपटॉप पर ट्रेस हो गया था। हाँ, कुछ बड़ा जिसे वो सबको लंबे वक्त तक याद रखवाना चाहते हैं। अर्जुन ने अपनी बात खत्म की। लोकेशन ट्रेस हुई? साहिल ने अर्जुन की तरफ देखकर पूछा। नहीं, जब तक मैं ट्रेस कर पाता सिम निकाली जा चुकी थी, अर्जुन ने कहा। कोई बात नहीं, फिलहाल के लिए तो इतना काफी है। तुम अपना काम करते रहो, कभी ना कभी तो कोई गलती जरूर होगी, बस उसी गलती का हमें इंतजार है। साहिल ने उसे जाने को कहा तो अर्जुन वहां से चला गया। साहिल उस पेपर को ध्यान से देखने लगा और उसे सुलझाने की कोशिश करने लगा।
अर्पण, किधर से तू? तेज सिंह ने घर में कदम रखते हुए पूछा, जो इस वक्त बड़े गंभीर लग रहे थे। बापू घर हूँ, और कहाँ जाऊंगा, उसने जवाब दिया। मैंने जो काम थारे को दिया था वो कर दिया कि ना? तेज सिंह उसके सामने बैठ गए। बापू कर दिया काम, और वो भी पूरा। पिछले एक हफ्ते से उसी के पीछे तो लगा हुआ था मैं, जिसकी वजह से तमन्ना से भी नहीं मिल पाया और ना ही बात कर पाया मैं अच्छे से उससे। अर्पण का चेहरा उदास हो गया। जब इतनी ही फिक्र से उसकी ता ब्याह क्यों ना कर लेंदा उससे। मुखिया जी ने उसे सलाह दी तो उसकी आंखों में चमक आ गई, मगर कुछ सोचकर वो फिर से वैसे ही बैठ गया। तमन्ना अभी शादी नहीं करना चाहती, उसने उदासी में कहा। क्यों ना करेंगी वो ब्याह? आज ना तो कल करना ही है ना। तू ज्यादा सोच मत, मैं जमींदार जी से बात करूंगा इस बारे में। वो हमारी बात ना टाले कदे भी। मुखिया जी के चेहरे अब कुटिल मुस्कान थी। वही मुखिया जी की बात सुनकर अर्पण खुश हो गया। चैप्टर 23। तमन्ना अपने कमरे की सीढ़ियों से तैयार होकर नीचे उतर रही थी। तभी उसके कानों में किसी की जानी पहचानी हुई सी आवाज पहुंची। वो तुरंत उस शख्स को देखने के लिए नीचे गई। सोफे पर उसके पापा और वो दोनों बैठे बातें कर रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ पर उसके घर क्या कर रहा है। पापा, मैं जा रही हूँ, तमन्ना ने सुशील जी को बताया तो सुशील जी उसकी तरफ देखने लगे। तमन्ना, मैं तो तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊंगा, मुझे कुछ जरूरी काम है, सुशील जी ने तमन्ना से कहा। कोई बात नहीं पापा, मैं अकेली चली जाऊंगी, तमन्ना ने कहा। पिछले दिनों से जो तुम्हारे साथ हादसे हो रहे हैं उन्हें देखते हुए मैं तुम्हें बिल्कुल भी अकेले जाने नहीं दे सकता। मैंने इनसे बात कर ली है, तुम इनके साथ जाओगी बाड़मेर, सुशील जी ने साहिल की तरफ इशारा किया। पापा, आप मेरे साथ अपने बॉडीगार्ड्स भेज दीजिए, मैं उनके साथ ही चली जाऊंगी, तमन्ना ने साहिल के साथ ना जाने के लिए दूसरा रास्ता अपनाया। तुम्हारे साथ कोई भरोसे वाला आदमी होना चाहिए तमन्ना। हालांकि मेरी सुरक्षा में भी काबिल लोग हैं, मगर मुझे साहिल पर पूरा भरोसा है, और वैसे भी इन्होंने 2 बार तुम्हारी जान बचाई है, तो तुम्हें इनके साथ ही जाना पड़ेगा। अब तुम इसे मेरी सलाह समझो या हुक्म, सुशील जी ने उस पर साहिल के साथ जाने के लिए जोर डाला। ठीक है पापा, जैसा आप कहे, तमन्ना ने हार मानते हुए बोली। अब हमें चलना चाहिए, अगर समय में बाड़मेर पहुंचना है तो। साहिल अपनी सीट से खड़ा हो गया और सुशील जी से इजाजत लेकर हवेली के बाहर आ गया। तमन्ना भी उन्हें बाय कर अपने कंधे पर साइड बैग को संभालते हुए बाहर आ गई और साहिल के सामने खड़ी हो गई। अब हम क्या पैदल चलकर बाड़मेर जाएंगे? जब साहिल कुछ देर तक वैसे ही खड़ा रहा तो तमन्ना ने उस पर कटाक्ष किया। तुम बोलती बहुत हो। साहिल उसके करीब आ गया एकदम से तो तमन्ना हैरान रह गई। तुम मुझे किसी की याद दिलाती हो, साहिल ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा तो तमन्ना भी उसकी आंखों में देखने लगी। आ गई जीप, साहिल उससे दूर हो गया और अपने सामने इशारा किया। हम इसमें जाएंगे? तमन्ना ने उससे थोड़ा दूर होते हुए पूछा। अब मैं तुम्हारे पापा जितना अमीर तो हूं नहीं कि हेलीकॉप्टर में ले जाऊं तुम्हें, साहिल ने कटाक्ष किया। मेरे कहने को वो मतलब नहीं था, तमन्ना ने इतना कहा और जाकर जीप में बैठ गई। अर्जुन तब तक जीप से बाहर निकल चुका था, क्योंकि जीप को चलाकर अर्जुन ही लाया था हवेली तक। संभल कर जाना, अर्जुन ने उसे हिदायत दी। संभलने की जरूरत किसी और को है, बस तुम अपनी नजर चारों तरफ बनाए रखना, साहिल उसे निर्देश देता हुआ जीप की ड्राइवर वाली सीट पर बैठ गया और उसे चलाकर वहां से निकल गया। सब अपने हाथ जल्दी से चलाओ, राजकुमारी आने वाली है आज फैक्ट्री में। अब तक वो हवेली से निकल भी चुकी होगी। वो शख्स देखने में फैक्ट्री का मैनेजर लग रहा था। उसने सबको जल्दी से काम करने को कहा तो वहां मौजूद सब लोग बड़े बड़े पेटियों को एक जगह से उठाने लगे। इन्हें वो जो स्टोर रूम है वहां जाकर रखो और जरा संभाल कर, गिरनी नहीं चाहिए एक भी पेटी, इनमें बहुत कीमती सामान है जो बाहर जाना है। उसने सबको ध्यान से काम करने को कहा। उन सब में एक कम उम्र का लड़का भी था जो देखने में 18 साल से कम उम्र का लग रहा था। वो बड़ी ही सावधानी से हर पेटी को उठाता और फिर स्टोर रूम में रखकर आ जाता। मैनेजर स्टोर रूम में ही खड़ा सबको काम करते हुए देख रहा था। सबने पेटियों को वहां रख दिया। अब बस एक ही पेटी बची थी जो वो कम उम्र का लड़का ला रहा था। सीढ़ियों से आते हुए उसका आखिरी सीढ़ी पर ध्यान नहीं रहा और ऊपर स्टोर रूम में जाते हुए उसका पैर फिसल गया, जिससे उसके हाथ से पेटी छूटकर स्टोर रूम के बाहर गिर गई और उसमें से कुछ काले रंग का सामान बाहर निकलकर नीचे फर्श पर गिर गया। वो लड़का जल्दी से जमीन से उठा और पेटी के सामने पहुंच गया। वो पेटी का सामान उठाने के लिए जैसे ही बढ़ा तभी मैनेजर आ गया और हड़बड़ी में उसने सामान को उठाया और पेटी के अंदर डालकर उसे बंद कर दिया। तुम देख के नहीं चल सकते क्या? पेटी को गिरा दिया तुमने। अगर इसमें मौजूद कीमती सामान टूट जाता तो? मैनेजर ने उस लड़के पर अपना गुस्सा उतारा और उस पेटी को स्टोर रूम में ले जाकर रख दिया। वो लड़का भी उसके पीछे पीछे आ गया। अब यहाँ खड़ी क्या कर रहे हो? जाकर अपना काम करो और ध्यान से काम करना आगे। अभी तो तुम्हें माफ कर रहा हूं मैं, उसने लड़के को जाने को कहा तो वो लड़का वहां से चला गया। उसके जाने के बाद मैनेजर ने चैन की सांस ली। अच्छा हुआ ज्यादा सामान बाहर नहीं निकला, नहीं तो सबको असलियत पता चल जाती, मैनेजर ने खुद से कहा और किसी को फोन करने लगा। आपने जैसा कहा था ठीक वैसे ही कर दिया है, उसने फोन पर बताया। ठीक से मैनेजर, इस बात की खबर किसी से नहीं लगनी चाहिए, ना तमन्ना ने और ना ही जमींदार थे। थारे को पैसे मिल जावेंगे थारे काम के। आगे से आवाज आई तो मैनेजर ने खुश होते हुए अपना फोन रख दिया। चैप्टर 24। तुम उससे बहुत प्यार करते थे, उसने उसकी तरफ देखकर पूछा। करता हूँ, उसने उसकी गलती को ठीक किया, क्योंकि प्यार करने वालों के लिए प्यार कभी मरता नहीं। ये सुनकर उसे अपने मन में अजीब सा महसूस हुआ। वैसे तुम इतना अच्छा नाटक कर कैसे लेती हो? उसने उससे पूछा। वो उसके सवाल से अपने ख्यालों से बाहर निकली। क्या मतलब है तुम्हारा? उसने उससे गुस्से से पूछा। यही कि तुम तरु हो, मगर मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि तुम तमन्ना बनने का नाटक क्यों कर रही हो।
क्या किसी ने तुम्हें डराया धमकाया है? साहिल का ध्यान जीप चलाने में था। अक्ल से पैदल हो क्या? जो एक बार बात समझ नहीं आती तुम्हारे दिमाग में। तमन्ना को गुस्सा आ गया। गुस्सा क्यों कर रही हो? सच ही कह रहा हूं मैं, साहिल ने कहा तो तमन्ना को और ज्यादा गुस्सा आ गया। अगर तुमने अपनी बकवास बंद नहीं की तो मैं यहीं अभी जीप से उतर जाऊंगी और खुद चली जाऊंगी, तमन्ना ने उसे धमकी दी। मगर साहिल आगे कुछ बोलने को हुआ तो तमन्ना उसे गुस्से से घूरने लगी। चुप हो रहो हो कि नहीं? नहीं तो जीप रोको, मुझे नीचे उतरना है। तमन्ना ने उसे गुस्से में अपनी उंगली से चुप रहने को बोला तो साहिल ने चुप रहना ही बेहतर समझा। अच्छा चलो यही बता दो कि तुम अपने मंगेतर को कब से जानती हो? साहिल ने बात को बदलते हुए पूछा। बचपन से। हम दोनों बचपन से बहुत करीबी दोस्त हैं। साथ में स्कूल पढ़ा और फिर कॉलेज, तमन्ना ने खुश होते हुए बताया। हम दोनों भी बचपन से दोस्त ही थे। साहिल बीच में बोल पड़ा। तो फिर तुम दोनों अलग क्यों हो गए? जब उससे इतना ही प्यार करते थे। तमन्ना साहिल की तरफ देखने लगी। वो मेरा पर्सनल मैटर है, साहिल गुस्से से बोला तो तमन्ना उसे गौर से देख रही थी। तमन्ना की बात से उसका पूरा बॉडी लैंग्वेज ही बदल गया था। सबके अपने पर्सनल मैटर होते हैं मिस्टर साहिल, तो आपको भी हद नहीं कि आप मुझसे मेरे पर्सनल मैटर के बारे में पूछे? तमन्ना ने भी पूरे एटीट्यूड से कहा तो साहिल ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप जीप चलाता रहा। तकरीबन 1 घंटे 10 मिनट बाद वो दोनों बाड़मेर पहुंच चुके थे। फैक्ट्री का रास्ता बता दो मुझे। तुम्हें वहां छोड़कर मुझे आर्मी हेडक्वार्टर्स भी जाना है, साहिल ने उससे पूछा। कोई जरूरत नहीं है, तुम मुझे यहीं उतार दो, तमन्ना ने कहा। मगर तुम्हारे पापा ने मुझे जिम्मेदारी दी है तुम्हें सुरक्षित पहुंचाने की, साहिल ने उसे बताया। हम बाड़मेर पहुंच चुके हैं, यहाँ मुझे कोई खतरा नहीं है, और वैसे भी बाड़मेर तक सुरक्षित पहुंचाने की बात हुई थी, फैक्ट्री तक नहीं। तमन्ना ने अपनी बात कही। जैसे तुम्हारी मर्जी, साहिल ने मार्केट के साइड में जीप को रोक दिया ताकि तमन्ना उसमें से उतर जाए। अगर तुम्हारा काम जल्दी खत्म हो जाए तो मुझे कॉल कर लेना, साहिल ने उसे बताया। ठीक है, कहकर तमन्ना वहां से जाने लगी। ओ हेलो राजकुमारी जी, अपना फोन नंबर देने का कष्ट करेगी। जब मैं तुम्हें कॉल करूंगा तभी तो तुम मुझे बाद में कॉल कर सकोगी, साहिल ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा। तमन्ना ने पलटकर उसके तरफ गुस्से से देखा और उसके पास आ गई। मैं कभी किसी का नंबर लेती नहीं, तमन्ना ने अपने साइड बैग से फोन निकाला और साहिल को पकड़ा दिया। साहिल ने बिना देरी किए उसमें अपना नंबर डायल किया और फिर वापस उसे दे दिया। बड़े नखरे हैं तुम्हारे तो, साहिल ने उससे कहा। क्या करूं, हूं तो राजकुमारी ही, तमन्ना ने उसे अपनी नकली मुस्कुराहट दिखाई और वहां से चलती बनी। साहिल भी जीप स्टार्ट करते हुए वहां से चलता बना। क्या प्रोग्रेस है अभी तक साहिल, लेफ्टिनेंट जनरल ने उससे पूछा। अभी तो सब ठीक चल रहा है सर, बस अभी हमारे हाथ यही लगा है, कहकर साहिल ने उनके टेबल पर वो प्रिंट आउट रख दिया जो अर्जुन ने उसे दिखाया था। हूं, तो ये बात है, कुछ बड़ा प्लान करने का सोच रहे हैं ये, लेफ्टिनेंट जनरल ने उस प्रिंट आउट को अपने सामने रखते हुए कहा। यस सर, उनकी बातों से ऐसा ही लगा रहा है, साहिल ने उनकी बात पर सहमति दी। सब पर अपनी नजर बनाए रखो मेजर, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि इनके लिए खून खराबा, मासूम लोगों की जाने लेना कोई मुश्किल बात नहीं होती, लेफ्टिनेंट जनरल ने उसे आगाह किया। मैं समझ रहा हूं सर कि आप क्या कहना चाहते हैं, आप चिंता मत कीजिए, पूरे रोशनमेर गांव में हमारी नजर है हर शख्स पर, साहिल ने उन्हें बताया। गुड मेजर, तुम सबको इसीलिए बुलाया गया है यहाँ, उन्होंने बताया। सर अब मैं चलता हूँ, जैसे ही कोई मुझे नई लीड मिलेगी आपको खबर कर दूंगा, साहिल ने जाने की इजाजत मांगी। गो अहेड मेजर, लेफ्टिनेंट जनरल ने उसे जाने को कहा। जय हिंद सर, साहिल सैल्यूट मारकर वहां से बाहर निकल गया। आर्मी हेडक्वार्टर से बाहर निकलते ही सबसे पहले उसने अपना फोन चेक किया। तमन्ना को कोई कॉल और मैसेज नहीं आया था। मैनेजर क्या समस्या आ रही है जो ऑर्डर नहीं पहुंचा अभी तक? तमन्ना के सामने मैनेजर खड़ा था जिससे वो सवाल पूछ रही थी। राजकुमारी, मैनेजर ने कहा तो तमन्ना उसे अपनी गुस्से से भरी हुई आंखें दिखाने लगी। मेरा मतलब कि मैम कपड़े का मटेरियल नहीं आ रहा है अच्छा जैसा पहले आता था, जो आ रहा है उससे कपड़े ठीक से नहीं बन रहे, मैनेजर ने वजह बताई। सप्लायर से बात की इस बारे में? तमन्ना ने पूछा। हाँ मैम, उससे बात की थी मगर उसने कुछ खास रिस्पांस नहीं दिया, मैनेजर ने कहा। तो किसी दूसरे सप्लायर से बात करो, ये आवाज ना मैनेजर की थी और ही तमन्ना की। दोनों ने आवाज की दिशा में देखा तो साहिल दरवाजे से अंदर आ रहा था। ये यहाँ कैसे आ गया? मैंने तो इसे फैक्ट्री का रास्ता भी नहीं बताया था, तमन्ना सोचने लगी। गूगल बड़े काम की चीज है और वैसे भी हम फौजी है, हमारे लिए पता निकालवाना कोई बड़ी बात नहीं, साहिल ने उसके करीब आते हुए कहा। तुम मेरे साथ आओ, मैं बताती हूँ आगे क्या करना है। तमन्ना मैनेजर को अपने साथ ले गई तो साहिल फैक्ट्री को देखने लगा। फैक्ट्री 2 मंजिला थी तो साहिल पहले मंजिल में था। जब उसने पूरा एक मंजिल देख लिया तो वो सीढ़ियों से दूसरे मंजिल में जाने लगा। सीढ़ियों के साथ लगते ही स्टोर रूम था। स्टोर रूम में दरवाजा खुले होने की वजह से साहिल उसके अंदर जाने लगा। सर आपको मैम बुला रही है नीचे, मैनेजर ने उसे रोकते हुए कहा। साहिल ने एक नजर मैनेजर की तरफ देखा और एक नजर कमरे की तरफ, फिर वो नीचे की तरफ चला गया। हेलो सर, यहाँ स्थिति अभी नॉर्मल है, मैंने आपको कुछ फोटोज भेजे हैं जिनमें मुझे शक है, उसने फोन पर किसी को बताया। ठीक है, मैं देखकर तुम्हें बाद में बताता हूँ। तुम पर किसी को शक तो नहीं हुआ, उन्होंने पूछा। नहीं सर, अभी यहाँ सब ठीक है, उस शख्स ने बताया। ओके गुड, वो जैसा कह रहे हैं वैसा करते जाओ और सब पर अपनी निगरानी रखो, किसी को भी तुम पर शक ना होने पाए, उन्होंने उसे चेतावनी दी। ओके सर,
खुदा हाफिज। उसने अपना फोन रखा और उसमें से सिम निकालकर उसने उसे तोड़कर नीचे बह रहे नाले में फेंक दिया। चैप्टर 25। मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हारी समस्या क्या है मिस्टर, उसने गुस्से से भुनभुनाते हुए उससे कहा। कह दो कि तुम तरु हो, वो उसकी आंखों में देखने लगा। आर यू आउट ऑफ योर माइंड मिस्टर साहिल? एक बार फिर से तमन्ना गुस्सा हो गई थी। यस आई एम आउट ऑफ माई माइंड इन लव। साहिल मुस्कुराने लगा तो तमन्ना बुरी तरह से खींच गई। जब उससे इतना प्यार करते थे तो फिर अलग क्यों हुए उससे? तमन्ना ने कारण पूछा तो साहिल का चेहरा बदल गया। तुम्हें जानने का कोई हद नहीं। साहिल ने उसके पास आकर उसकी गर्दन पकड़ ली तो तमन्ना उसकी पकड़ में कसम सा गई। उसका साहिल से पीछा छुड़ाने का दांव उल्टा उस पर पड़ गया था। क्या सेना का एक जवान ऐसे बर्ताव करता है एक आम आदमी से? तमन्ना ने उसकी पकड़ से अपनी गर्दन को छुड़ाने के लिए हिम्मत करके बोला तो साहिल ने झटके से उसकी गर्दन छोड़ दी। मुझे तो लगता है कि तुम्हारे इसी व्यवहार की वजह से वो तुमसे अलग हुई होगी। तमन्ना ने उसे घूर कर देखा। वो अब अपनी गर्दन को सहला रही थी। अब हमें निकलना चाहिए, अगर रात होने से पहले तुम्हारे घर पहुंचना है तो। साहिल ने उसकी बात को इग्नोर कर दिया और जाकर जीप में बैठ गया। तमन्ना ने एक नजर फैक्ट्री की तरफ देखा और वापस मुड़कर वो जीप में बैठ गई। कैसे है जमींदार सा? तेज सिंह ने हवेली में आते ही उनका हालचाल पूछा। जमींदार नहीं, अब तो हम संबंधी होने वाले हैं, सुशील जी ने मुस्कुराते हुए कहा। थारी बात एकदम चौकी से जमींदार। नाना संबंधी जी। तेज सिंह भी हंसी के ठहाके लगाने लगा। कैसे आना हुआ तेज सिंह तुम्हारा? सुशील जी अब गंभीर हो गए। बच्चों के ब्याह वास्ते जमींदार जी। वो क्या है ना, हमारे छोरे से इंतजार ही नहीं होता अब तमन्ना से दूर रहने की वजह से, तेज सिंह ने हंसते हुए कहा तो सुशील जी भी हंसने लगे। आजकल ये सब चलता है तेज सिंह, अब समय बहुत बदल चुका है। पहले की तरह नहीं कि दूल्हा दुल्हन सीधा शादी के बाद ही मिलते थे। सुशील जी ने अपनी बात कही। आप ठीक कह रहे हो जमींदार सा। वो क्या है ना, मने अर्पण ने कुछ काम करन वास्ते दिया से, जिस कारण वो तमन्ना से ना ही मिल पाया और ना ही बात कर पाया एक हफ्ते, तो इसीलिए उसे उसकी याद आ रही थी। इसलिए मैंने उससे कहा कि सीधा अब ब्याह ही कर ले तमन्ना के साथ, तेज सिंह ने बताया। वो सब ठीक है तेज सिंह, मगर पहले शादी की तारीख भी तो निकालनी पड़ेगी ना, और रही शादी की बात तो तमन्ना अभी शादी नहीं करना चाहती। सुशील जी ने तमन्ना के दिल की बात बताई। तारीख मैंने निकलवा ली है पुजारी से, ठीक 2 महीने बाद की है, 20 तारीख को, और जहां तक तमन्ना की बात से तो मैंने पूरा भरोसा से कि आप उससे मना ही लेंगे ब्याह के लिए, तेज सिंह ने बताया। 20 तारीख? तुम्हें पता है ना तेज सिंह की सुइया मेला भी है 18 तारीख को चौटन में। हमें वहां की तैयारियां करनी होती है, हर बार तो कैसे होगा सब? एक तरफ मेले की भी तैयारी और दूसरी तरफ शादी की भी तैयारी। सुशील जी ने तेज सिंह से पूछा। वो अब बहुत परेशानी में आ गए थे। मने पता है जमींदार जी, मगर पुजारी जी ने कहा है कि 20 तारीख को ब्याह ना हुआ तो फिर 3 साल और इंतजार करना पड़ेगा सबने, क्योंकि फिर दोनों के ही ग्रह ठीक ना से ब्याह वास्ते। तेज सिंह ने पूरी बात बताई। मगर तेज सिंह, सुशील जी आगे बोलने को हुए तो तेज सिंह बीच में बोल पड़े। देखिए जमींदार साहब, ब्याह तो होना ही है दोनों बच्चों का, अब वो 20 तारीख को होवे या 3 साल बाद कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर अभी दोनों की भी सही उम्र से ब्याह वास्ते। फिर म्हारा और म्हारी लुगाई के भी बहुत सपने से अर्पण का ब्याह वास्ते धूमधाम से करने का, तो बस थारा ही इंतजार से हाँ बोलन वास्ते। तेज सिंह ने बहुत उम्मीद से कहा तो सुशील जी कुछ सोचने लगे। ठीक है तेज सिंह, जैसा तुम कहो, लखन जरा मिठाई लेकर आना मुंह मीठा कराने के लिए। उन्होंने मुस्कुराते हुए लखन को आवाज लगाई तो तेज सिंह भी अब मुस्कुराने लगा। थोड़ी ही देर में लखन रसोई घर से निकलते हुए वहां ट्रे में मिठाई लेकर आ गया और उसे टेबल पर रख दिया। इसी बात पर मुंह मीठा करो मुखिया। सुशील जी अपनी जगह से उठे और उन्होंने सामने रखी ट्रे में से एक मोतीचूर का लड्डू निकाला। उसे लेकर वो तेज सिंह के पास गए और उसे उसके मुंह में डाल दिया। बदले में तेज सिंह उनके गले लगा गया। बधाई हो जमींदार जी, तेज सिंह ने उनकी पीठ थपथपाई। अब तो हम पक्के वाले संबंधी बन गए, सुशील जी ने कहा। जी अब मैं चलता हूँ जमींदार सा। घर में जाकर डाबरी और अर्पण ने भी खुशखबरी सुनानी से तेज सिंह अपनी जगह से उठने लगे। बैठो बैठो अभी तेज सिंह, इतनी भी क्या जल्दी है? मुंशी जी लखन से कहकर मुखिया जी की गाड़ी में मिठाइयाँ और थोड़ा बहुत शगुन का सामान रखवा दीजिए, सुशील जी ने मुंशी जी को कहा। अरे नहीं नहीं जमींदार सा, इन सब की कोई जरूरत ना से, तेज सिंह ने मना किया। जरूरत की बात नहीं है तेज सिंह, ये सब तो हमारे रीति रिवाज है जो निभाने तो पड़ेंगे ही। सुशील जी ने मुंशी जी को जाने का इशारा किया तो मुंशी जी वहां से चले गए अपना काम करने। थोड़ी देर बाद तेज सिंह भी वहां से चले गए जमींदार जी के साथ कुछ बातें करके। ये इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है? तमन्ना ने आगे रास्ते में देखते हुए कहा। उन्हें लगभग आधा घंटा हो गया था वहां रुके हुए। जब से वो दोनों फैक्ट्री से निकले थे तब से उन दोनों ने आपस में बात ही नहीं की थी। तमन्ना को साहिल अब अजीब लगने लगा था। पल में तोला पल में माशा। जब वो उसकी जिंदगी के बारे में पूछता तब तक तो वो ठीक रहता था, मगर जब वो उससे तरु के बारे में पूछती थी तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता था। तुम यहीं बैठी रहना जीप के अंदर, बाहर मत निकलना, मैं वहां माजरा क्या है देख कर आता हूँ। साहिल उसे हिदायत देते हुए जीप से उतर कर चल गया। कहकर तो ऐसे गया है जैसे मैं छोटी बच्ची हूँ। तमन्ना जीप में ही बैठे हुए बड़बड़ाई। साहिल को गए हुए पूरे 10 मिनट हो चुके थे मगर वो नहीं आया। अब अगर वो तोला अगले 5 मिनट में नहीं आया तो मैं खुद वहीं जाकर देख लूंगी उसे। तमन्ना उसका इंतजार करने लगी और जैसे ही 5 मिनट पूरे हो गए वो जीप से उतर गई। वो भीड़ की तरफ बढ़ने लगी जहां साहिल गया था पहले। वो भीड़ को हटाकर आगे बढ़ती जा रही थी। जैसे ही वो आगे गई तो सामने कुछ लोग बैठे हुए थे दरी बिछाकर, कुछ के हाथ में पोस्टर थे उनकी मांगों के लेकर। उसने नजरें घुमाकर चारों तरफ देखा तो उसे साहिल नजर आया जो उनके लीडर से कुछ बात कर रहा था। कुछ देर बात करने के बाद जब उन दोनों की बातें खत्म हो गई तो उनका लीडर उठा अपनी जगह से।
हम अपना प्रदर्शन खत्म करते हैं। जैसे ही उस खड़े लीडर ने अपनी बात कही तो सब में जोश आ गया। सब धीरे धीरे करके हटने लगे। साहिल भी वहां से खड़ा हुआ और वापस आने लगा। उसने सामने खड़ी तमन्ना को देख लिया, जिससे उसके चेहरे पर गुस्से वाले भाव आ गए। वो अपने कदम जल्दी जल्दी तमन्ना की तरफ बढ़ाने लगा। जैसे ही वो तमन्ना के पास पहुंचने वाला था, उसी समय भीड़ में हलचल बढ़ने लगी। साहिल के चेहरे पर अब गुस्से वाले भाव नहीं थे, बल्कि अब वो ध्यान से तमन्ना के चारों तरफ चौकन्नी भरी नजरों से देख रहा था। तभी वो अचानक से तमन्ना की तरफ भागा। इधर तमन्ना साहिल को अपनी तरफ गुस्से से आते हुए देख रही थी। तभी उसे अपने आसपास हलचल महसूस हुई। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, साहिल उसे उसकी तरफ भागता हुआ नजर आया। दूर हटो, साहिल तमन्ना पर चिल्लाया। मगर ज्यादा दूरी होने के कारण और भीड़ होने के कारण तमन्ना सुन ना पाई। वो अपने चारों तरफ देखने लगी भागती हुई भीड़ को। तभी वो अपने पीछे मुड़ी तो उसे एक कांच की बोतल अपने तरफ आती हुई दिखी, जिससे उसकी आंखें भय के कारण हैरानी से फैल गई और उसने अपने दोनों हाथों से अपनी आंखें बंद कर ली। जब उसे अपने ऊपर कुछ महसूस नहीं हुआ तो उसने अपने दोनों हाथ हटाए और आंखें खोलकर सामने की तरफ देखा। उसके आगे साहिल खड़ा था। उसके एक हाथ में कांच की बोतल थी, यानी कि उसने कांच की बोतल को सही समय पर पकड़ लिया था। जब वो साहिल की सामने गई तो वो डर गई। साहिल का दूसरा हाथ जख्मी हो रखा था, जिसमें कांच के टुकड़े चुभे थे और उनमें से धीरे धीरे लाल खून बह रहा था। चैप्टर 26। वो अपनी आंखों से उसे दर्द में देख रही थी। वो तो अच्छी बात यह थी कि प्रदर्शन के कारण डॉक्टर और एम्बुलेंस वहीं खड़ी थी विपरीत परिस्थितियों के लिए। कुछ और लोग भी घायल हुए थे, मगर हिंसा का कारण किसी को भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि प्रदर्शन तो सिर्फ अध्यापक ही कर रहे थे अपनी मांगों को लेकर, और उनके लीडर को खुद साहिल ने समझाया था प्रदर्शन रोकने के लिए। हमें माफ कर दीजिए सर, हमें नहीं पता है था कि हमारे शांति प्रदर्शन का कुछ शरारती तत्व इस तरह फायदा उठाएंगे, उनके लीडर ने साहिल से कहा। देखिए, आप सब अध्यापक हैं, हमारे देश का निर्माण करते हैं, आप बच्चों को शिक्षा देकर। माना कि आप लोगों के साथ भी गलत होता होगा, मगर इसका मतलब ये नहीं कि आप बीच सड़क पर प्रदर्शन करके आम जनता को यूं परेशान करें। आखिर बच्चों के मन मस्तिष्क में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? जब शिक्षक ऐसा करेंगे तो बच्चे कैसा करेंगे? हम अपने देश के लिए बॉर्डर पर दुश्मनों से लड़ते हैं अपनी जान की बाजी लगाकर, ताकि आप लोग चैन से रह सके। मगर देश के अंदर मौजूद इस तरह के दुश्मनों से कौन लड़ेगा? साहिल की बातों से वहां जितने भी अध्यापक मौजूद था सबका सिर लटक गया, क्योंकि उन सबके पास कोई जवाब नहीं था। माना कि आप सब शांति प्रदर्शन कर रहे थे, मगर जिनको हिंसा फैलाना है उन्हें तो मौका आप लोगों ने ही दे दिया ना। साहिल ने अपनी बात कही। आज के बाद से हम में से यहाँ पर जितने भी अध्यापक मौजूद है, कोई भी कभी प्रदर्शन नहीं करेगा। हम सब मिलकर आपसे वादा करते हैं, उनके लीडर ने साहिल से कहा तो सबने उनकी हाँ में हाँ मिलाई। आपके हाथ से कांच निकाल दिया गया है और ड्रेसिंग भी कर दी गई है, डॉक्टर ने साहिल को बताया। अब हमें चलना चाहिए। साहिल अपनी जगह से खड़ा हो गया। मगर तुम ऐसी हालत में जीप कैसे चलाओगे? तमन्ना ने पूछा। जिंदा हूँ, अभी मरा नहीं। तुम चुपचाप जाकर जीप में बैठो, मैं आता हूँ। साहिल ने उसे डांटा तो तमन्ना गुस्से में वहां से चली गई और जीप में जाकर बैठ गई। पार्टी की जगह का बंदोबस्त हो गया है हकीम, उसने अपनी रौबदार आवाज में कहा। माशाअल्लाह, क्या खूब खबर सुनाई है तुमने, उसने खुश होते हुए कहा। मगर हकीम, इस पार्टी को अंजाम तक पहुंचाने के लिए मुझे तुम्हारे खास मोहरे आदमी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, उसने कुछ सोचकर कहा। तुम्हें पूरी आजादी है उसका इस्तेमाल करने की, चाहो तो उसकी कुर्बानी भी दे देना, वो उफ तक नहीं करेगा, उसने खुश होते हुए कहा। पार्टी के सामान का इंतजाम हो गया हकीम, उसने पूछा। उसी पर काम जारी है, जल्द ही वो भी पूरा हो जाएगा और तुम्हें खबर कर दिया जाएगा। हकीम उसे और भी कुछ बताने लगा। ठीक है हकीम, अब मैं फोन रखता हूँ, बाकी की तैयारी भी करनी है पार्टी के लिए, कहकर उसने अपना फोन रख दिया और एक बार फिर से अर्जुन का लैपटॉप बीप बीप की आवाज करने लगा। खुद को समझता क्या है तोला, जब देखो मुझ पर गुस्सा करता रहता है। अपने मन में आ गई तो प्यार से बात करता है और मन में नहीं आई तो गुस्सा करता है। हूँ। तमन्ना इस वक्त गुस्से में भुनभुनाई हुई थी। उसे साहिल पर बहुत गुस्सा आ रहा था। तुम्हारी हवेली आ गई है, अब तुम जाओ, साहिल ने उसे बताया, क्योंकि तमन्ना अपने ही ख्यालों में गुम थी। तुम अंदर नहीं आओगे? तमन्ना ने पूछा। नहीं, मुझे कुछ काम है, साहिल ने दो टूक जवाब दिया तो तमन्ना जल्दी से उसकी जीप से उतर गई और उसे बिना कुछ कहे हवेली के अंदर चली गई। साहिल ने जब उसे हवेली के अंदर जाते देखा तो वो भी अपनी जीप लेकर वहां से चला गया। तमन्ना चुपचाप अपने कमरे में जाना चाहती थी, मगर सुशील जी की नजर उस पर पड़ गई। आ गई तुम तमन्ना? फैक्ट्री में सब ठीक है? उन्होंने तमन्ना से पूछा तो तमन्ना उनके सामने लगे सोफे पर बैठ गई। जी पापा, सब ठीक है। वो कपड़े की क्वालिटी को लेकर कुछ प्रॉब्लम आ रही थी तो ऑर्डर तैयार करने में दिक्कत आ रही थी। दूसरे सप्लायर से बात हो गई है और मैंने खुद कपड़े की क्वालिटी को चेक किया है, अब सब ठीक है, तमन्ना ने उन्हें सब बताया। साहिल नहीं आया? सुशील जी ने पूछा। वो मुझे यहाँ तक छोड़कर चले गए, उन्हें कुछ काम था, तमन्ना ने कहा। क्या हुआ, तुम कुछ परेशान सी लगा रही हो? उन्होंने तमन्ना के चेहरे को पढ़ते हुए पूछा तो तमन्ना ने उन्हें सब कुछ बता दिया जो भी उनके साथ हुआ था। एक के बाद एक हमले तुम्हीं पर क्यों हो रहे हैं? सुशील जी सोचने लगे। पापा, ये हमला किसी ने नहीं करवाया था, सिर्फ मुझ पर जो हिंसा फैलाना चाहते थे उन्होंने किया था। भीड़ में मौजूद और भी कई लोगों को चोटें आई है बहुत, तमन्ना ने उन्हें समझाया। ठीक है, अब तुम जाकर आराम करो, कल बात करेंगे आराम से हम। उन्होंने उसे जाने को कहा तो तमन्ना भी हामी में सिर हिलाकर वहां से उठकर अपने कमरे में चली गई। कमरे में पहुंचकर वो सीधा वॉशरूम में फ्रेश होने चली गई।
जब वो फ्रेश होकर वॉशरूम से निकली तो वो शीशे के सामने खड़ी हो गई। उसे अपनी गर्दन पर अब हल्के से लाल निशान दिख रहे थे, जो साहिल के जोर से गर्दन पकड़ने की वजह से बन चुके थे। वो उन्हें अपनी उंगलियों से छूने लगी। आखिर तुम समझते क्या हो खुद हो मिस्टर साहिल? जब चाहा करीब आ गए और जब चाहा दूर चले गए। वो खुद को शीशे में देख रही थी। तभी उसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। राजकुमारी आपका खाना। लखन की आवाज आई तो तमन्ना ने दरवाजा खोल दिया। आप क्यों लाए काका खाना? मैं नीचे ही आने वाली थी, तमन्ना ने उनसे कहा। जमींदार जी ने कहा था कि आपका खाना आपके कमरे में ही दे दूं क्योंकि आप थक गई होगी। लखन ने उसका खाना वहां मौजूद साइड टेबल पर रख दिया। अब आपको अपना ध्यान ज्यादा रखने की जरूरत है राजकुमारी, लखन ने मुस्कुराकर तमन्ना से कहा और वहां से चला गया। तमन्ना ने उनकी बात पर ध्यान न देते हुए दरवाजा बंद कर दिया और अपना खाना खाने लगी। आज की ये डिटेल्स है। अर्जुन ने उसे प्रिंट आउट सौंपा। जो भी आज उनकी बात हुई थी सब उसके लैपटॉप में रिकॉर्ड हो गई थी। उनका आधा प्लान बन चुका है। वो बस अब किसी सामान का इंतजार कर रही है। साहिल ने उसे पढ़कर कहा, तुम्हारे हाथ में ये चोट कैसे लगी? अर्जुन का ध्यान उसके हाथ की ड्रेसिंग पर गया। जाने दो और अपना काम पर ध्यान दो। जल्दी ही ये लोग किसी प्रकार की गतिविधि करेंगे। बस हमें गांव में मौजूद हर शख्स पर अपनी पैनी नजर रखनी है। साहिल ने उसे सब समझाया तो अर्जुन उसकी बात सुनकर वहां से चला गया। साहिल का ध्यान अपनी चोट पर गया। इश्क में अगर दर्द ना हो तो वो इश्क ही क्या? इश्क में अगर बिछड़न ना हो तो मिलन की खुशी ही क्या? चैप्टर 27। तमन्ना अपनी सुबह की दिनचर्या को पूरी करके सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी तो उसने हवेली में चहल पहल देखी। पापा, कोई मिनिस्टर आ रहे हैं क्या घर में फिर से? जो इतनी तैयारियां चल रही है, तमन्ना ने देखते हुए पूछा। सुशील जी हल्का सा मुस्कुरा दिए। कुछ ऐसा ही समझ लो तमन्ना, तुम भी जाकर तैयार हो जाओ। सुशील जी ने उसे तैयार होने को कहा। पापा मैं तैयार ही तो हूँ, देखो, तमन्ना ने उन्हें बताया तो सुशील जी उसे देखकर मुस्कुराने लगे। फिर से जाकर तैयार हो जाओ और हाँ कोई हरे रंग का सूट का पहन लेना अच्छा सा, सुशील जी ने उसे बताया। मगर पापा इन कपड़ों में क्या खराबी है? तमन्ना ने मासूमियत से पूछा। उसने इस वक्त पीले रंग की टी शर्ट और लाल रंग की लॉन्ग स्कर्ट पहनी हुई थी। गले में उसने लाल और पीले रंग का मिलाजुला मैचिंग स्टॉल डाला हुआ था। खराबी तो नहीं है तमन्ना, मगर मेरी बेटी सबसे अच्छी लगनी चाहिए ना, वो मुस्कुराने लगे। ठीक है पापा, जैसा आप कहे, कहकर फिर से तमन्ना अपने कमरे की तरफ चली गई कपड़े बदलने। अर्जुन, आज से 5 जवान नहीं बल्कि 10 जवान जाएंगे गांव की निगरानी के लिए, साहिल ने उसे आदेश देते हुए बताया। मगर बात तो 5 जवानों की करी थी ना मुखिया और जमींदार से, अर्जुन ने पूछा। वो मैं देख लूंगा, तुम जाकर सबको बता दो और हाँ सबको कड़ी निगरानी रखने के लिए कहना, साहिल ने अर्जुन से कहा तो वो वहां से चला गया हाँ में सिर हिलाते हुए। साहिल भी तैयार होने लगा जमींदार से बात करने उनकी हवेली में जाने के लिए। तमन्ना कमरे में इस वक्त तैयार हो रही थी। उसने हल्के हरे रंग का सूट पहना हुआ था और वो शीशे के सामने खड़े होकर अपने बालों को सुलझा रही थी। उसके मन में ना जाने क्या आया, उसने ड्रेसिंग टेबल के ड्रावर से एक बॉक्स निकाला और उसमें से सूट से मिलते जुलते हरे रंग के इयररिंग्स निकाल लिए। अब उसने उन्हें अपनों दोनों कानों में डाल लिए और शीशे के सामने उन्हें देखने लगी। इयररिंग्स को देखते हुए उसका ध्यान फिर गले में मौजूद लाल निशान की तरफ चला गया, जिसे देखकर उसे गुस्सा आ गया और उसने अपने दुपट्टे से उन्हें छुपा लिया। तमन्ना फिर से तैयार होकर नीचे चली गई। पापा देखो अब कैसी लगा रही हूँ मैं, उसने खुद को दिखाते हुए पूछा। एकदम राजकुमारी लग रही हो, सुशील जी ने तारीफ की। अब तो बता दो पापा कि कौन आ रहा है, तमन्ना ने पूछा। बस थोड़ी देर में तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा। आओ तुम मेरे पास बैठो। सुशील जी को भी पहेली बुझती देखकर तमन्ना अपना मुंह लटकाए हुए उनके पास बैठ गई। जमींदार जी सारी तैयारी हो चुकी है, मुंशी जी ने आकर उनके पास कहा। ठीक है मुंशी जी, सुशील जी ने जवाब दिया। तभी हवेली के बाहर से कार रुकने की आवाज आई तो जमींदार जी अपनी जगह से खड़े हो गए और दरवाजे के पास चले गए। मुंशी जी भी उन्हीं के पीछे थे। तमन्ना अपने कंधे उचकाकर फोन देखने लगी। आओ आओ समधन जी, आपका स्वागत है हमारी हवेली में, सुशील जी ने डाबरी जी का स्वागत किया हाथ जोड़कर। मुखियाइन के साथ 4-5 औरतें और भी थी। सभी के हाथों में कुछ ना कुछ सामान था। कैसे हो आप जमींदार सा? बहुत दिनों बाद मिलना हुआ से आपसे, डाबरी जी ने मुस्कुराते हुए पूछा। मैं ठीक हूँ मुखियाइन जी। सही कह रही है आप, बहुत दिनों बाद मिले हम, सुशील जी ने कहा। कठे है हमारी होड़ वाली बहू, मुखियाइन जी ने पूछा। वो रही आपकी होने वाली बहू, सुशील जी ने सोफे की तरफ इशारा किया तो मुखियाइन समेत सभी औरतें सोफे की तरफ चल पड़ी। इधर तमन्ना का ध्यान भी मुखियाइन की आवाज से उनकी तरफ चला गया। जब उसने उन सबको देखा तो उसे कुछ भी समझ नहीं आया। कैसी हो तमन्ना बेटी, मुखियाइन जी ने तमन्ना के पास आकर पूछा। ठीक हूँ आंटी, आप बताओ आप कैसे हो और घर में सब ठीक है, तमन्ना ने भी उनसे पूछा। सब ठीक से बेटी, उन्होंने जवाब दिया। छोरी अब आंटी ना सास बोल सास, मुखियाइन के पास खड़ी औरत ने कहा। उसके हाथों में फलों की टोकरी थी। मैं कुछ समझी नहीं, तमन्ना ने समझने की कोशिश की। 2 महीने बाद तो ये थारी सास बन जावेगी ते तू इनकी बहू, दूसरी औरत ने उसे समझाया। उनके हाथों में मिठाइयों के डब्बे थे काफी। क्या 2 महीने में? तमन्ना प्रश्न भरी निगाहों से सुशील जी की तरफ देखने लगी। रस्म शुरू करते हैं मुखियाइन, पास खड़ी औरत ने उनसे कहा तो उन्होंने हामी में सिर हिला दिया। मुखियाइन ने पहले तमन्ना को लाल रंग का दुपट्टा ओढ़ा उसके सिर पर, फिर हल्दी और चावल से उसका टीका किया माथे पर। ये हमारे परिवार की तरफ से तुम्हारे लिए शगुन शादी का। मुखियाइन ने तमन्ना की गोद में उनके द्वारा लाई हुई साड़ी, मिठाइयाँ और कुछ उपहार रख दिए। बस 2 महीने की ही बात से फिर तुम मारे में आ जाओगी ब्याह कर, उन्होंने मुस्कुराते हुए उसकी नजर उतारी। तमन्ना को तो कुछ कहते ही नहीं बन रहा था।
वो वापस से सुशील जी की तरफ देखने लगी तो वो किसी से बात कर रहे थे। सुशील जी की पीठ तमन्ना की तरफ थी तो तमन्ना सामने वाले शख्स को नहीं देख पा रही थी। अब हम सब चलते हैं जमींदार जी। शगुन की रस्म पूरी हो गई से मुखियाइन जमींदार के पास पहुंचकर उनसे जाने की इजाजत मांगने लगी। खाना तो खाकर जाइए समधन जी, सुशील जी ने कहा। अभी नहीं, किसी और दिन जमींदार सा। ब्याह की भी तैयारियां करनी से बहुत सारी। दिन ही कितने रह गए से दोनों के ब्याह के लिए, मुखियाइन जी ने कारण बताया। जी दिन तो बहुत कम है और हमें तो सुइया मेले की भी तैयारी करनी है शादी के साथ साथ, सुशील जी ने उन्हें बताया। अब हम चलते हैं जमींदार जी। खड़ी खंबा, मुखियाइन जी ने हाथ जोड़कर सुशील जी से विदा ली और उनके साथ आई बाकी औरतें भी उनके साथ चली गई। सुशील जी उन सबको बाहर तक छोड़ने चले गए। अब वो सामने वाला शख्स जिससे सुशील जी बातें कर रहे थे तमन्ना को साफ नजर आ रहा था। ये यहाँ क्या रहा है, तमन्ना सोचने लगी। तमन्ना साहिल को बड़े ही ध्यान से देख रही थी। उसे उसकी आंखों में साफ गुस्सा नजर आ रहा था। गुस्सा, जब देखो गुस्से में ही रहता है। कौन सी नई बात है इस तोले के लिए। तमन्ना अभी अपने ख्यालों में ही थी कि उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। साहिल उसकी ही तरफ आ रहा था तेजी से। तुम ये शादी कैसे कर सकती हो, साहिल ने उससे गुस्से से पूछा। कैसे कर सकती हूँ का क्या मतलब? हम दोनों की सगाई हो गई है तो मतलब शादी भी होगी ही, तमन्ना ने जवाब दिया। तो मैं ये शादी नहीं कर सकती, साहिल ने उससे कहा। क्यों नहीं कर सकती? क्या मैं वजह जान सकती हूँ, तमन्ना ने पूछा। क्योंकि तुम उससे प्यार नहीं करती इसलिए उससे शादी मत करो, साहिल ने उसे बताया तो तमन्ना खामोश होकर उसे ही देखने लगी। हाँ, नहीं करती मैं उससे प्यार। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं उससे शादी ना करूं, और वैसे भी मेरे पापा ने उसे चुना है, मेरे लिए तो कुछ सोचकर ही चुना होगा। कहीं तुम्हें ये गलतफहमी तो नहीं कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तमन्ना ने आखिरी लाइन कुछ सोचकर हंसते हुए कही। गलतफहमी नहीं, यकीन है पूरा, साहिल ने कहा तो तमन्ना फिर से हंसने लगी। लगता है तुम्हारे इसी गलतफहमी, यकीन के कारण तरु तुम्हें छोड़कर चली गई हमेशा हमेशा के लिए। आखिर मेरी तरह तुमने उसकी भी बात नहीं सुनी होगी, तमन्ना उस पर तंज कसने लगी। तमन्ना की बात सुनकर साहिल को गुस्सा आ गया। उसने उसे उसके कंधे से पकड़ लिया। तुम समझती क्या हो खुद को? जो मन में आएगा वो बोल दोगी किसी के भी बारे में। जब तुम कुछ जानती ही नहीं तो अपनी जुबान बंद रखा करो, साहिल उसके कंधे को जोर से दबाने लगा। इनफ इज इनफ मिस्टर साहिल, तमन्ना ने जोर लगाकर खुद को साहिल से चंगुल से छुड़ाया तो उसका शगुन का सामान नीचे गिर गया। मैंने बहुत सहन कर लिया तुम्हें, लेकिन अब और नहीं। अभी के अभी चुपचाप यहाँ से चले जाओ वरना मैं पापा से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी और आज के बाद कभी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। अंडरस्टैंड, तमन्ना ने उसे चेतावनी दी। तब तक सुशील जी भी बाहर से अंदर आ गए। उन्होंने तमन्ना को खड़े देखा सोफे से और उसका शगुन का सामान नीचे जमीन पर गिरा हुआ था। क्या हुआ तमन्ना? शगुन का सामान नीचे कैसे गिर गया, सुशील जी ने पूछा। कुछ नहीं पापा, वो मैं खड़ी हो रही थी जाने के लिए तो मेरा पैर लड़खड़ा गया था, जिससे ये सब गिर गया, तमन्ना ने नीचे की तरफ इशारा किया। कोई बात नहीं बेटी, तुम ऊपर अपने कमरे में जाओ, मुझे इनसे कुछ बात करनी है, सुशील जी ने साहिल की तरफ इशारा किया। ठीक है पापा, तमन्ना वहां से जाने लगी। उसने एक नजर घूरकर साहिल को जाते हुए देखा जैसे उसे फिर से आगाह कर रही हो उसकी गलती के लिए। शगुन का गिरना अच्छा नहीं होता, सुशील जी खुद में ही बड़बड़ाए। फिर उनका ध्यान साहिल की तरफ गया जो चुपचाप खड़ा था। आओ मेजर, यहाँ बैठकर बात करते हैं, सुशील जी ने उसे सोफे पर बैठने को कहा और किसी नौकर को बुलाकर उन्होंने शगुन का सामान वहां से उठवा दिया। चैप्टर 28। पापा आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मेरी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला आपने अकेले ही ले लिया और मुझे बताया भी नहीं, तमन्ना इस वक्त गुस्से में थे। उसकी शादी की तारीख तय हो गई और उसे बताया भी नहीं जमींदार जी ने। मैं क्या करता तमन्ना? अर्पण के पापा ही आए थे परसों यहाँ पर, तब उन्होंने मुझे शादी की तारीख बताई। मैंने उन्हें कहा भी कि तुम अभी शादी नहीं करना चाहती, मगर वो नहीं माने क्योंकि तुम दोनों के लिए 3 साल तक शादी करना ठीक नहीं रहेगा अगर 20 तारीख को शादी नहीं हुई तो। उन्होंने कहा कि शादी 2 महीने बाद भी होनी है और 3 साल बाद भी क्या फर्क पड़ता है। उनके भी अर्पण की शादी को लेकर बहुत सपने हैं तो वो इंतजार नहीं करना चाहते ज्यादा। वैसे भी मैं तुम्हें बताने वाला था शादी की तारीख के बारे में, सुशील जी ने उसे सब बताया। कब बताने वाले थे आप पापा? जब मेरी शादी हो जाती तब, तमन्ना का गुस्सा शांत नहीं हुआ था। मैं तुम्हें कल ही बताना चाहता था तमन्ना, मगर तुम बहुत थक गई थी तो बताया नहीं। मैंने सोचा कि सुबह तुमसे आराम से बात करूंगा तब तुम्हें बता दूंगा, लेकिन सुबह ही मुखिया जी का फोन आ गया कि अर्पण की मां आना चाहती है शादी का शगुन देने, तो मैं उन्हें मना नहीं कर पाया, सुशील जी ने सफाई दी। पापा ये आपने अच्छा नहीं किया, तमन्ना रुआसी सी हो गई। सुशील जी को ना जाने क्या सुझा, वो तुरंत ही तमन्ना के पास चले गए और उसे गले लगा लिया। मुझे माफ कर दो तमन्ना, मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपाना चाहता था, तुम मेरी भी तो मजबूरी समझो। एक बेटी का बाप चाहे कितना भी अमीर हो लेकिन उसे कभी ना कभी लड़के वालों के सामने झुकना ही पड़ता है। मैं खुद ये शादी अभी नहीं करना चाहता था मगर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। अर्पण तुम्हारे लिए अच्छा लड़का है और मैं ये मौका नहीं खोना चाहता था। सबसे जरूरी बात तो ये है कि मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने देना चाहता, तभी मैंने तुम्हारा रिश्ता अर्पण के साथ तय किया था। सुशील जी के मन में जो भी चल रहा था उन्होंने सब तमन्ना को बता दिया। तमन्ना अपने पापा से नाराज थी बहुत, मगर जब वो उसके गले लग गए तो उसका गुस्सा छूमंतर हो गया और उसने भी उन्हें कसकर गले लगा लिया। आपको पता है ना पापा कि मैं आपसे ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकती। तमन्ना उनसे अलग हुई तो उसने अपना उदास सा चेहरा बना लिया। पता है मुझे, मगर तुम्हारा गुस्सा होना भी पसंद है मुझे। वैसे भी अब तुम इस हवेली में कुछ ही महीनों की मेहमान हो,
फिर तो तुम अर्पण के घर अपने ससुराल चली जाओगी, सुशील जी ने उसे देखते हुए कहा। तो आप कौन सा मुझसे दूर है पापा, मैं फिर से हवेली आ जाऊंगी आपसे मिलने, जब भी आपकी याद आएगी, उसने मुस्कुराते हुए कहा। तो सुशील जी भी मुस्कुराने लगे। क्या हुआ, बात हुई तेरी जमींदार से? साहिल जैसे ही अपने कमरे में पहुंचा तो अर्जुन ने उससे सवाल किया। हाँ, हो गई है बात, कोई समस्या नहीं है, साहिल ने बेमन से कहा, जिसे अर्जुन ने समझ लिया। क्या हुआ, तू कुछ उखड़ा सा लगा रहा है, अर्जुन ने उससे पूछा। कुछ नहीं, साहिल ने बस इतना ही कहा। कुछ तो बात है साहिल, बताना, अर्जुन ने फिर पूछा। जब तुझे कहा है कि कुछ नहीं हुआ तो फिर बार बार क्यों पूछ रहा है तू? एक बार में समझ नहीं आती क्या तुझे? साहिल को गुस्सा आ गया, लेकिन अर्जुन चुप रहा कुछ देर तक। साहिल ने जब अर्जुन की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं देखी तो वो उसकी तरफ देखने लगा। अर्जुन चुपचाप खड़ा उसकी तरफ ही देख रहा था। साहिल ने उसे ऐसा खड़े देखकर अपना चेहरा अपने दोनों हाथों में ले लिया, परेशान होकर। तू बिना बात जाने नहीं जाएगा ना यहाँ से? साहिल ने उससे पूछा। जब पता है तो फिर क्यों पूछ रहा है मुझसे? अर्जुन ने जवाब दिया। साहिल थक कर चेयर पर बैठ गया और उसने अर्जुन को सब बता दिया जो भी हवेली पर तमन्ना के साथ हुआ था। तू पागल हो गया है क्या, जो उसके साथ ये सब करके आया है? अगर वो चाहे तो जमींदार से कहकर उनकी पहुंच से हमें यहाँ से भिजवा सकती है। और तू भूल गया है क्या कि हम सब यहाँ किस लिए आए हैं? एक लड़की की वजह से तू अपने देश और इस गांव में जितने भी लोग मौजूद हैं उन सबको खतरे में डाल रहा है तू। साहिल की बात सुनकर अर्जुन ने उसे समझाया। अर्जुन की बात सुनकर साहिल चेयर से खड़ा हो गया और उसके करीब चला गया। मैं साहिल रंधावा अपनी जान खतरे में डाल सकता हूँ मगर देश और लोगों की कभी नहीं, साहिल ने उसकी आंखों में देखकर कहा। मुझे पता है साहिल, मगर तू अब तमन्ना से नहीं मिलेगा, समझा? अर्जुन ने उससे कहा। मगर उसकी शक्ल तरु से मिलती है, ये कैसे भूल जाऊं मैं? साहिल ने पूछा। मैं जानता हूँ साहिल कि तरु को भुलाना तेरे लिए मुश्किल है, लेकिन हम ये भी तो नहीं जानते कि वो तरु या नहीं। मगर अब तक जितना भी हमने हवेली पर देखा है उसके अनुसार वो तमन्ना ही है, अर्जुन ने हवेली में मौजूद फोटोज को याद करते हुए कहा। फोटोज तो नकली भी बनाई जा सकती है ना, साहिल ने कहा। हाँ, बनाई जा सकती है, मगर वो जमींदार झूठ क्यों बोलेगा अपनी ही बेटी के लिए? और अगर वो तरु है तो उसकी ऐसी भी क्या मजबूरी है झूठ बोलने की? अर्जुन ने सवाल खड़ा किया। मुझे नहीं पता वो सब, मगर मैं उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर वो तमन्ना भी है तो तब भी उसका पीछा नहीं छोड़ूंगा, साहिल ने अर्जुन से कहा। तो अर्जुन ने गुस्से में साहिल से अपनी आंखें फेर ली। चैप्टर 29। अर्पण, मैं ये शादी नहीं कर सकती, उसने अपना उदास सा चेहरा बना लिया। जब अर्पण ने तमन्ना को ऐसे देखा तो उसे कुछ समझ ही नहीं आया। ये क्या कह रही हो तुम तमन्ना, अचानक से ये फैसला क्यों? अर्पण ने अपनी उदासी छुपाते हुए पूछा। मैं सही कह रही हूँ अर्पण, बहुत सोचा मैंने इस बारे में, अब मैं ये शादी नहीं सकती। उसने अपनी बात खत्म की और अर्पण के चेहरे को बारीकी से देखने लगी। अर्पण ने तमन्ना की बात का कोई जवाब नहीं दिया और वैसे ही मौन खड़ा रहा। तुम तो सीरियस ही हो गए अर्पण मेरी बात से? अर्पण उसकी तरफ गौर से देखने लगा तो तमन्ना खिलखिलाकर हंस पड़ी। तुम मेरे साथ मजाक कर रही थी? अर्पण ने नकली गुस्से के साथ पूछा। हाँ और नहीं तो क्या, मैं तुम्हारा रिएक्शन देखना चाहती थी शादी ना करने की बात पर, तमन्ना ने अपनी हंसी रोकते हुए कहा। अर्पण उसके बिल्कुल करीब आ गया। ये तुमने अच्छा नहीं किया तमन्ना, कहकर अर्पण ने तमन्ना को गले से लगा लिया तो तमन्ना फिर से हंस दी। तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। अर्पण अब उससे अलग हो गया। मगर तुम्हारी जान तो सही सलामत खड़ी है तुम्हारे सामने, तमन्ना ने मुस्कुरा कर कहा। हाँ वो तो है, अर्पण भी मुस्कुराने लगा। तुम खुश हो शादी की तारीख से? अर्पण ने पूछा। पता नहीं, मगर मैं सच बोलूं तो जल्दी शादी नहीं करना चाहती थी मैं, तमन्ना ने उसे अपने दिल की बात कही। जानता हूं मैं, मगर इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते थे और मैं भी ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता था तुम्हारे पास रहने के लिए, अर्पण ने उसकी आंखों में देखकर कहा। हम्मा चलो ठीक है, मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूं, मगर एक शर्त पर, तमन्ना ने अपनी शर्त रखनी चाहिए। कैसी शर्त? अर्पण ने संदेह से पूछा। मेरी शर्त यह है कि तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी सुइया मेले के लिए। शादी की तारीख पास में होने से हमें डबल तैयारी करनी पड़ेगी और तुम तो जानते ही हो कि सुइया मेले की तैयारी हमेशा से हमारा परिवार ही करता आ रहा है, तमन्ना ने उसे बताया। हाँ पता है मुझे, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, अर्पण ने उसे मदद का आश्वासन दिया तो तमन्ना खुशी से गले लग गई उसके। दोनों इस बात से अनजान थे कि दो जोड़ी आंखें उन दोनों को ही देख रही थी। हकीम कहो कैसे याद किया? उसने उसके फोन करने की वजह पूछी। खुशखबरी है हम सबके लिए, पार्टी के सामान का बंदोबस्त हो चुका है, उन्होंने उसे बताया। ये तो तुमने बड़ी अच्छी खबर सुनाई हकीम, तो कब भिजवा रहे हो वो सामान? उसने उनसे पूछा। परसों तुम्हारे पास पहली किस्त पहुंच जाएगी सामान की, उसने तिरछी मुस्कान के साथ कहा। ठीक है, मैं व्यवस्था करवा देता हूँ उसे संभाल कर रखवाने की, उसने उन्हें बताया। ध्यान से किसी को इस बारे में खबर ना हो पाए, उन्होंने उसे आगाह किया। फिक्र मत कीजिए, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, उसने उन्हें कुछ सोचते हुए कहा। अर्पण कटे से आ रहा से छोरा? मुखिया जी ने अर्पण को घर में आते हुए देखा तो उन्होंने उससे पूछ लिया। वो बापू, मुस्कुराते हुए वो अपना सिर खुजलाने लगा बेवकूफी से। सब जानू हूँ तेरे मन की, उन्होंने उससे कहा तो अर्पण उनके पास जाकर बैठ गया। छोरा एक काम से थारे से, तेज सिंह ने अर्पण से कहा। कहिए ना बापू, अर्पण ने पूछा। छोरे वो बंद कमरा है ना अपने पुराने घर का, उसकी सफाई करवा दे तो किसी से, तेज सिंह ने उससे कहा। मगर क्यों बापू? उत्सुकतावश अर्पण ने पूछा। बात ये से छोरे की थारे ब्याह वास्ते सामान मंगवाया से मने तो सब सामान वहीं रखवाएंगे, तेज सिंह ने अर्पण को बताया। वो सब तो ठीक है बापू, मगर पुराने घर में क्यों? हम सामान यहाँ भी तो रखवा सकते हैं ना घर पर, अर्पण ने अपना सुझाव दिया। ना छोरे,
वही ठीक रहेगा पुराने वाले घर में। वैसे भी वहां किसी की गतिविधि नहीं रहेगी, पुराने घर में तो सामान ठीक हालत में रहेगा। इस घर में तो अब लोग आएंगे, चहल पहल रहेगी तो कोई सामान इधर उधर ना हो जाए शादी से पहले, तेज सिंह ने अर्पण को समझाया। आपकी बात तो ठीक है बापू। ठीक है, मैं कल ही वहां की सफाई करवा देता हूँ, अर्पण ने अपने पिता से कहा और वहां से चला गया। अर्पण के जाते ही तेज सिंह किसी को फोन करने लगे। समझ लो थारा काम हो गया से, उन्होंने फोन में ही किसी से कुटिल मुस्कान के साथ कहा। देखने में कोई छोटी सी कुटिया सी, मानो वहां सालों से कोई ना रह रहा हो। आसपास के पेड़ों से वो घर पूरी तरह से घिरा हुआ था, जैसे उन्होंने उस घर को अपने गिरफ्त में कर रखा हो। मोहल्ले में मौजूद वो घर ऐसा मालूम पड़ रहा था जैसे उससे सबने किनारा कर लिया हो, और रात के अंधेरे में तो वो घर पूरा भूतिया नजर आ रहा था। रात के तकरीबन 1 बजे उस मोहल्ले में किसी की आवाज गूंजी। हम मरने के लिए नहीं पीते, बल्कि जीने के लिए पीते हैं। ही। धड़ाम, पत्थर से टकराकर कोई शख्स नीचे जमीन पर गिर पड़ा। हट पागल, देखकर नहीं चल सकता क्या? वो शख्स लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ। उसने काला लंबा कुर्ता और उसी रंग का पायजामा पहन रखा था। उसके बाल बेतरतीब तरीके से बिखरे हुए थे और उसके पूरे शरीर से शराब की बदबू आ रही थी। धीरे धीरे लड़खड़ाते हुए वो अपने कदम आगे बढ़ाने लगा। उसके कदम उस भूतिया घर के सामने ठहर गए। उसने पागलपन में हंसते हुए पहले दाएं देखा और फिर बाएं। जब उसे कोई भी नहीं दिखा तो वो घर के पास जाकर खड़ा हो गया। उसने पास में पड़े हुए पत्थर को उठाया और उसे दरवाजे पर दे मारा। निकलो रे बाहर सब, कहाँ छुपे बैठे हो? उसने चिल्लाते हुए कहा। कोई भी मोहल्ले में बाहर नहीं निकला शराबी समझकर। तभी उस घर के दरवाजे पर कुछ हलचल हुई और एक शख्स अपना सिर हिलाकर बाहर की तरफ देखने लगा। भाईजान आप, घर के अंदर मौजूद उस शख्स ने दरवाजा खोल दिया और वो शराबी उस घर के अंदर चला गया। घर में अंदर लगभग 5 लोग मौजूद थे जो अपना काम कर रहे थे बड़ी ही मुस्तैदी से। उनके चेहरे दाढ़ी से ढके हुए थे और उनकी बड़ी बड़ी आंखों में काजल लगा हुआ था, जिनको देखने से कोई भी डर जाए, मगर उनमें खालीपन भरा हुआ था। उन सबने स्लेटी रंग का कुर्ता पायजामा पहन रखा था। वहां एक चारपाई रखी हुई थी जिसमें सोने के लिए बिस्तर लगा हुआ था। घर में कुछ खाने पीने की चीजें भी रखी हुई थी। एक लकड़ी के मेज पर बंदूकें रखी हुई थी, छोटी और बड़ी। वो सब बमों को संभालकर वहां मौजूद पेटियों में रख रहे थे। जैसे ही वो शराबी उनके करीब पहुंचा तो सब उसी को देखने लगे। आदाब भाईजान, सभी ने उसका अभिवादन किया तो शराबी मुस्कुराने लगा। काम हो गया? उसने उन सबकी आंखों में देखते हुए पूछा। बस भाईजान, थोड़ा सा रह गया है, उनमें से एक ने जवाब दिया। संभाल कर रखना सब सामान, कोई गलती ना हो पाए, उसने सबको आगाह किया। जी भाईजान, दूसरे आदमी ने जवाब दिया, जो पेटियों को सही ढंग से रख रहा था। कल रात को हमें सारा सामान यहाँ से भेजना है तो सब तैयारी कर लेना जाने की, उसने सबको बताया। फिर वो शराबी उसी घर के दरवाजे से वापस बाहर आ गया और लड़खड़ाते हुए ना जाने कहा जाने लगा। चैप्टर 30 फायरिंग। जैसे ही वहां के वातावरण में वो जोश और ताकत से भरी हुई आवाज गूंजी तो गोलियों की दंदनाती हुई आवाजों से पूरा माहौल सिहर उठा। पड़ोसी देश पाकिस्तान की तरफ से पहले सीजफायर का उल्लंघन करके भारतीय सीमा पर आधी रात के समय गोलीबारी शुरू की गई। अमूमन रोशनमेर गांव में ऐसा कम ही होता था, मगर आज अचानक से उन्होंने गोलीबारी शुरू कर दी। जिस टुकड़ी की ड्यूटी थी इस समय, उन्होंने अभी अभी ही रोटेशन शिफ्ट के मुताबिक मोर्चा संभाला था। अचानक से हुई गोलीबारी में 2-3 जवानों को गोली भी लग गई, मगर सबने तुरंत ही मोर्चा संभालते हुए बनाए गए बंकरों में छिपकर अपनी अपनी जगह संभाल ली। वो सब अब अपने कमांडर के आदेश की प्रतीक्षा करने लगे और जैसे ही उनके कमांडर ने फायरिंग कहा तो वो सब भी जोश के साथ गोलीबारी करने लगे। घायल जवानों को आर्मी हॉस्पिटल ले जाया चुका था पहले से ही। थोड़ी देर बाद ही वहां पर गांव के कुछ लोग आ गए सेना की मदद करने, जिनमें गांव के मुखिया तेज सिंह राणा और जमींदार सुशील शेखावत जी भी शामिल थे। चूंकि गांव वाले हमेशा से ही सेना की मदद करते आ रहे थे तो वो सब उनकी मदद करने पहुंच गए। सर, हम सबकी कोई जरूरत है तो आप हमें बता सकते हैं? सुशील जी ने कमांडर से पूछा। नहीं, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। हमारे जवानों ने स्थिति को संभाल लिया है और उनकी गोलीबारी का हम जवाब दे रहे हैं। आप सब चले जाले यहाँ से, कमांडर ने उन्हें जाने को कहा। जब तक गोलीबारी नहीं थम जाती तब तक हम सारे यहीं रुकेंगे, सुशील जी ने सब लोगों से कहा और वो सब जवानों से कुछ दूरी बनाकर खड़े हो गए।
वो सब उनकी मदद करना चाहते थे मगर कमांडर के मना करने से वो कुछ नहीं कर पाए और ये बात कमांडर भी अच्छे से जानते थे, इसलिए उन्होंने भी उन सब लोगों को कुछ नहीं कहा। लगभग 15 से 20 मिनट बाद पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी बंद हो गई। भारतीय जवानों ने भी गोलीबारी बंद कर दी और बड़े ध्यान से सरहद के दूसरी तरफ देखने लगे। जब कुछ देर तक कोई हलचल नहीं हुई तो उन सबने भी अपने हथियार नीचे कर लिए। देखिए, फिलहाल तो गोलीबारी बंद हो गई है, दूसरी तरफ से तो आप सब लोग अब जा सकते हैं, कमांडर ने उन सब को बताया। ठीक है सर, जैसा आप कहे, सुशील जी ने उन्हें जवाब दिया और सबको वापस जाने का कहने लगे। अभी कुछ दिनों तक जरा संभल कर जमींदार जी, ये दुश्मन देश का कोई भरोसा नहीं, कहीं फिर से हमला ना कर दे तो सब गांव वालों को होशियार रहने के लिए कहना जरा आप, कमांडर ने उन्हें बताया। आप चिंता मत कीजिए सर, मैं सबको समझा दूंगा। सुशील जी सब लोगों को साथ लेकर वहां से जाने लगे। तभी तेज सिंह भी वहां उनके पास आ गया। अरे तेज सिंह, तुम कहाँ गायब थे तब से? सुशील जी ने मुखिया से पूछा। वो जमींदार सा, डाबरी की तबीयत ठीक ना से कुछ तो घराते फोन था, तेज सिंह ने परेशानी में बताया। पहले क्यों नहीं बताया तुमने? चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, सुशील जी ने साथ चलने को कहा। ना जमींदार सा, घबराने वाली कोई बात ना से। डॉक्टर ने दवाई दे दी है डाबरी को, आप घर चले जाओ। फिर तमन्ना भी तो अकेली से घर माँ, तेज सिंह ने उन्हें रोका साथ में आने से। ठीक है तेज सिंह, मुखियाइन का ध्यान रखना अच्छे से। मैं चलता हूँ अब। सुशील जी अपनी कार में बैठकर वहां से चले गए और उनके जाते ही तेज सिंह ने चैन की सांस ली। दूसरी तरफ से गोलीबारी बंद हो चुकी है। अब अर्जुन ने साहिल को बताया। चूंकि साहिल की टुकड़ी को स्पेशल ऑपरेशन को अंजाम देने भेजा गया था तो वो सब आर्मी हेडक्वार्टर्स में ही थे। किसी घुसपैठ की कोई खबर? साहिल ने पूछा। नहीं, कोई खबर नहीं। अचानक से उनकी तरफ से गोलीबारी शुरू हुई और 15 से 20 मिनट बाद बंद भी हो गई। उनकी हर हरकत का कोई ना कोई मकसद तो जरूर होता है हमेशा से, मगर आज की गतिविधि का उनका कोई मकसद नजर नहीं आ रहा। अर्जुन को भी कुछ शक सा होने लगा। ये गोलीबारी हमारा ध्यान भटकाने के लिए की गई है किसी चीज से, साहिल ने कुछ सोचते हुए कहा तो अर्जुन हैरानी से उसकी तरफ ही देखने लगा। अब ऐसे मत देखो मुझे जैसे कि तुम नए हो यहाँ और तुम्हें कुछ भी नहीं पता, साहिल ने बिना उसकी तरफ देखकर कहा तो अर्जुन झेंप गया। चलो मेरे साथ, साहिल अपनी जगह से खड़ा हो गया। अर्जुन भी उसके पास आकर खड़ा हो गया और वो दोनों बाहर की तरफ निकल गए। थाम लोगों ने कोई दिक्कत तो ना हुई यहाँ तक पहुँचने में? तेज सिंह ने वहां मौजूद लोगों से पूछा, जिनकी संख्या 6 थी। नहीं, कोई दिक्कत ना हुई, उनमें से एक ने बोला। ठीक से थाम लोगों के लिए सब व्यवस्था कर दी से मैंने खाने पीने की। थाम सब अब यहीं से अपना काम धाम कर लेना और किसी भी चीज की जरूरत हो तो ये भोला है, इसने बता देना ये ले आवेगा। तेज सिंह ने भोला की तरफ इशारा किया। ठीक है, हम बता देंगे, उनमें से एक शख्स ने कहा, जो देखने में उनका हेड लगा रहा था।
सबने अपने कंधे में मौजूद बैग निकाले और उनमें से सामान निकालकर अपना काम करने लगे।